हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा का सही अप्रोच से अध्ययन कैसे किया जाए। इसके पहले मैंने इसी तरीके का एक वीडियो लेक्चर सीरीज जारी किया था जिसमें कि इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाए, हिंदी साहित्य का इतिहास का सही अप्रोच से कैसे अध्ययन किया जाए। इस तरीके की वीडियोज बनाया हुआ था। उसी पैटर्न पर आधारित है कि जब भी हम प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं और देखते हैं कि उसमें 12 से 15% के आसपास में सवाल हिंदी भाषा से पूछे जाते हैं, जो कि कई बार निर्णायक साबित हो जाते हैं। और ज़्यादातर परीक्षार्थियों को इस पेपर में कठिनाई होती है। उसका एक कारण ये है कि कई जगह इसकी पढ़ाई ठीक से नहीं होती है और तकनीकी तौर पर परीक्षार्थियों को ही मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, और ये एक ऐसा पेपर है जिसमें कि आप अन्य जो हिंदी साहित्य के पार्ट्स हैं जिनमें कि आपको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, इसमें क्या है कि आपको समझना पड़ता है। तो उन्हीं बिंदुओं पर मैं आज चर्चा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सब अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप लोग लगातार लाइक कमेंट तो करते हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करिए और इसके बारे में बताइए, क्योंकि आप देख रहे होंगे लगातार कि एक तरफ मैं बिना सामने आए हुए प्रैक्टिस सेट पर बात करता हूँ पीडीएफ के थ्रू, और जब भी मुझे लगता है कि सामने आकर वीडियोज के माध्यम से समझाने की कोशिश करनी चाहिए तो मैं वीडियोज भी बनाता हूँ। तो थोड़ा सा हमारा जो पढ़ाने का तरीका है अलग ढंग का है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं किसी भी परीक्षा के सिलेबस वाइज तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आप प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज देखेंगे तो आपको काफ़ी लाभदायक वो साबित होंगी। और ऐसा नहीं है, यूजीसी एनटीए नेट से लेकर प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम में जो भी सवाल आते हैं उनसे संबंधित मैंने बहुत सारा मैटर अपलोड किया है, उसे आप जरूर देखिए। तो ये तो गुजारिश रही। अब हम टॉपिक पे चलते हैं और कुछ पॉइंट्स में हम देखने की कोशिश करते हैं कि सही मायने में हिंदी भाषा या फिर भाषा विज्ञान का जो पेपर है उसका अध्ययन कैसे किया जाए। तो इस लेक्चर के माध्यम से हो सकता है कि आप सबके मन में जो डर बैठा होगा इस पेपर को लेके वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी आप अध्ययन करने जाइए आपके पास कोई ना कोई भाषा विज्ञान की किताब भी होगी, ऑब्जेक्टिव्स किताबें भी होंगी, और जब कॉलेज के दिनों में आप पढ़ रहे होंगे तो उस समय भी पढ़ाने वाले टीचर्स भी रहे होंगे। लेकिन आज आप देखेंगे कि जो मैं मुख्य पॉइंट्स पर चर्चा करूँगा वो आपके करियर का टर्निंग पॉइंट्स भी हो सकता है। तो पहले पॉइंट्स पर अगर हम बात करें तो ध्यान रखिए कि जो भी भाषा संबंधी विद्वानों के जो मत हैं, ठीक है, भाषा संबंधी विद्वानों को जो मत है, जिन्होंने जो परिभाषा दिया हुआ है, खासतौर से उसमें पतंजलि का नाम आता है, पाणिनि का, ठीक है, श्याम सुंदर दास, बाबूराम सक्सेना, मंगल देव शास्त्री, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, इन सभी ने भाषा विज्ञान की परिभाषा दिया हुआ है। कई बार परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, जैसे पतंजलि का कई बार पूछ दिया जाता है कि जो वर्ण वाणी को अभिव्यक्त करते हैं वही भाषा कहलाती है। या फिर श्याम सुंदर दास की है कि मानव के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने की वाणी को भाषा कहा जाता है। या फिर किशोरीदास वाजपेयी से संबंधित भी सवाल आ जाते हैं। बाबूराम सक्सेना की परिभाषा कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है वो भाषा कहलाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप पतंजलि, पाणिनि, किशोरीदास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, मंगल देव शास्त्री, बाबूराम सक्सेना और देवेंद्र नाथ शर्मा, इन सभी के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उनको अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, तो आप वो जब किताब खोलेंगे तो पहले ही पेज पर शुरुआत हो जाती है इन लोगों की परिभाषा की, तो उसको इग्नोर करके नहीं चलना है। कई बार परीक्षा में पूछ दिया जाता है और लगभग इन लोगों की जो परिभाषा है ना मिलती जुलती है, तो बस ध्यान रखना है कि वर्ड्स जो होंगे उनको आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि इस तरीके की अगर परिभाषा पूछी जाएगी तो इसका जवाब ये होगा। ठीक है, तो एक पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट से ये है कि भाषा की विशेषता, भाषा की विशेषता, अगर कोई पूछता है कि भाषा की विशेषता बताइए तो कई बार इसमें हिचकिचाहट होने लगती है कि अब लग रहा है कि बहुत बड़ा सवाल पूछ दिया गया है। तो आज ध्यान रखिए कि भाषा की विशेषता खासतौर से क्या होती है। पहला तो होता है इसमें भाव संप्रेषण, भाव व विचार, ठीक है, संप्रेषण, ये इसकी पहली विशेषता है।
इसीलिए दुनिया में तमाम भाषाएं बोली जाती हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी मनुष्य होते हैं वो अपने भाव और विचार दोनों को अभिव्यक्त करते हैं। तो पहली इसकी विशेषता ये है। दूसरी विशेषता है कि भाषा क्या है, सामाजिक संपत्ति है। कई बार ना इस तरीके के विकल्प में सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है या फिर विशेषता है। परीक्षाओं में इस तरीके से पूछा जाता है। तो सामाजिक संपत्ति, ठीक। जब सामाजिक संपत्ति है तो ये क्या है, इसको अर्जित संपत्ति भी कहा जाता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। कहाँ से हम इसका अर्जन कर रहे हैं, वो समाज से ही कर रहे हैं, ठीक है। चौथा विशेषता है कि ये जो है परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है। कबीर का एक दोहा भी है जिसमें कि भाषा भता नीर की बात कही गई है। तो ये क्या है, परिवर्तनशील है। जब भी आप अपने रिलेशन में भी जाएंगे जो 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूरी पर भी होगा तो आप देखेंगे कि उसमें टोन्स में भी है और कुछ ऐसे शब्द होंगे जो कि उसमें परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। हालांकि आप चीज़ों को समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो भाषा की एक खास विशेषता ये भी होती है कि वो परिवर्तनशील होती है। अगली विशेषता है कि ये अनुकरण से सीखी जाती है, ठीक। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। आज देखा जाए तो भारत में खासतौर से जो हिंदी पट्टी है उसमें अंग्रेजी सीखने की काफ़ी उसका प्रचलन है, ठीक है। इसी तरीके से जो लोग बीएचयू में पढ़ रहे होंगे या फिर जेएनयू में पढ़ रहे होंगे, जब मैं खुद बीए कर रहा था तो हमारे साथ एक इंग्लैंड का लड़का हिंदी पढ़ रहा था। हालांकि उसका जन्म बनारस में ही हुआ था। वो बहुत अच्छी भोजपुरी भी बोल रहा था। तो क्या है कि वो अनुकरण से सीख रहा था। फिर बाद में वो हिंदी ऑनर्स किया और उसका अंग्रेजी में नाम शायद मार्क जनार्दन इस तरीके से था, लेकिन वो हिंदी में नाम रखा था विवेक, ठीक है। तो ये तो बीएचयू की बात थी। इसी तरीके से जब जेएनयू में मैं पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ पर साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, चाइनीज ये भी हिंदी पढ़ने आते थे। तो क्या करते थे, वो अनुकरण, वो सीखते थे। तो भाषा की एक खास विशेषता होती है कि अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। उसी तरीके से हम यहाँ पर अंग्रेजी सीखने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से अगर दक्षिण भारत की भाषाओं की बात करें तो वहाँ भी सीखा जाता है। जो लोग नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में पढ़े होंगे उनको ज़्यादा ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है कि ये भाव और विचार को अभिव्यक्त करने के लिए होती है, सामाजिक संपत्ति के रूप में होती है, अर्जित संपत्ति है, परिवर्तनशील होती है, अनुकरण से सीखी जाती है। और इसमें जो अगली विशेषता है कि ये परंपरागत वस्तु होती है। इसमें परंपरा से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी जाती हैं, ठीक है। परंपरागत वस्तु के रूप में होती है। तो ये तो भाषा की विशेषता हो गई। अब देखा जाए कि भाषा के रूप कैसे हैं, कौन कौन से रूप हैं। तो अगर रूप की बात करें, ये तीसरा पॉइंट आ रहा है। तो पहला है बोली, ठीक। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो देखा जाए तो ध्वनि है, फिर वर्ण है, फिर शब्द है, फिर वाक्य है, फिर बोली है, ठीक है। इसी तरीके से क्रमशः ये बढ़ता जाता है। तो विधिवत तरीके से अगर देखा जाए तो बोली जो है वो पहले नंबर पर आती है। फिर इसके बाद क्या है, आता है विभाषा, ठीक। फिर मानक भाषा, मानक भाषा जिसको कि अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी कहा जाता है या फिर परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद राजभाषा, राष्ट्रभाषा, भाषा के कई रूप हो जाते हैं। इसके बाद संपर्क भाषा, फिर साहित्यिक भाषा। तो ये सब क्या है, भाषा के रूप हैं। खासतौर से मैंने कई बार अनुभव किया है कि जो लोग हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो जो उनसे बात करता है तो उसको ये लगता है कि ये हमेशा साहित्यिक भाषा में ही बात करे, ठीक है, या फिर काव्यात्मक शैली में ही बात करे। अगर आप थोड़ा सा अच्छी हिंदी बोल दे रहे हैं तो लोग बोलते हैं वाह क्या साहित्यिक भाषा का आपने प्रयोग किया। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि भाषा के कई रूप हैं। बोली है, विभाषा है। विभाषा का मतलब होता है कि ऐसी भाषा जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भी बोली जाती है। जैसे बॉर्डर की कुछ भाषाएं होती हैं। बॉर्डर मतलब आप जैसे कि यूपी के हैं और एमपी के, जो बॉर्डर आपस में एक दूसरे से ये जुड़ा ही रहता है, चाहे यूपी या फिर बिहार का हो, चाहे आप देखेंगे कि राजस्थान और यूपी का जो बॉर्डर है वहाँ पर भी भाषाओं का थोड़ा सा घालमेल रहता है, तो वो भी भाषा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज के बारे में बात किया, जो कि खड़ी बोली इसके अंतर्गत आती है अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो। बाकी राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और साहित्यिक भाषा, ये सब भाषा के अलग अलग रूप हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद है कि अभी तक 3 बिंदुओं को आपने समझ लिया होगा कि जब भी आप हिंदी भाषा या भाषा विज्ञान पढ़ना शुरू करें तो पहले आप जितने भी विद्वानों ने परिभाषा दी है भाषा के बारे में उसका अध्ययन करें। फिर इसके बाद भाषा की
जो विशेषता है उसको अपने दिमाग में रखें। ज़्यादा विशेषताएं नहीं है, अलग अलग किताबें पढ़ेंगे तो ढेर सारी कई बार तो दोहरा कर विशेषता दे दिया, एक ही टाइप की विशेषताएं कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन मैंने जो एकदम ठोस विशेषताओं पर चर्चा किया है, यही सारे विकल्प में भी घूम फिर कर आते हैं। ठीक है, पूछ देगा कि इनमें से कौन भाषा की विशेषता है और कौन नहीं है, इस टाइप से। तो ध्यान में रखिए इसको, और भाषा के जो रूप हैं इनको भी ध्यान में रखिए। तो उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे हम अगले पॉइंट्स पर बात करते हैं कि अगला पॉइंट्स क्या है, वो है वर्गीकरण। भाषा का वर्गीकरण किया गया है, मुख्य रूप से दो इसके वर्गीकरण किए गए हैं। पहला वर्गीकरण जो है वो है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वर्गीकरण के हिसाब से। ठीक है, वर्गीकरण। तो पहला जो वर्गीकरण है वो क्या है, आकृति मूलक। आकृति मूलक, इसका जो आधार होता है वो व्याकरण के आधार पर होता है। ठीक है, व्याकरणिक तौर पर जो विभाजन होता है, वर्गीकरण होता है, वो आकृति मूलक कहलाता है। और जो दूसरा है इसको कहा जाता है पारिवारिक। ठीक, तो ये विभाजन किया गया है। और इसका जो आधार है वो क्या है, ऐतिहासिक। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यूजीसी एनटीए नेट के एग्जाम में कई बार सवाल आया है कि पारिवारिक भाषाओं का जो पारिवारिक वर्गीकरण है उसका आधार क्या है, ऐतिहासिक है। और जो आकृति मूलक भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है वो व्याकरणिक आधार पर। इसके अंदर थोड़ा सा घुस कर जाएंगे, इसमें रूप और रचना के आधार पर जब वर्गीकरण होता है तो वो आकृति मूलक होता है। तो ये पॉइंट्स आप समझ गए, चौथा। ठीक है, अगर भाषा परिवार की बात करें, पांचवा में हम जोड़ लेते हैं भाषा परिवार। ठीक, अगर परिवार की बात करें तो पूरी दुनिया में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संख्या माना है भाषा परिवारों की, लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो कुल 13 भाषा परिवार हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, भोलानाथ तिवारी ने भी ये स्वीकार किया है और उन्हीं के आधार पर मैं भी इसी चीज़ को बता रहा हूँ। लेकिन जो प्रश्न आता है हिंदी साहित्य में, अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो प्रश्न आएगा कि जो हिंदी भाषा है अब वो किस परिवार से है। तो इसको बस आप नोट कर लीजिए कि इसका जो संबंध है वो है भारोपी परिवार। ठीक, भारोपी परिवार से है हिंदी भाषा। और अगर इतिहास देखना चाहेंगे तो जैसे हम अगर इंडिया से कहीं बाहर जाएंगे तो इंडिया के कहलाएंगे, लेकिन जब इंडिया में है तो कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई एमपी का है, कोई छत्तीसगढ़ का है, सब अलग अलग स्टेट्स के हैं। ठीक है, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो भारत के कहलाएंगे। तो उसी तरीके से जो भारोपी है ये आर्य भाषा को इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है, लेकिन आर्य भाषा के अंतर्गत ही हिंदी भी आती है, तो इसलिए बताया गया। कई बार पूछा जाता है कि आर्य भाषा परिवार किस परिवार से संबंधित है, तो भारोपी परिवार से। और उसमें अगर हिंदी का पूछ दिया तो हिंदी का संबंध क्या है, भारोपी है। भारोपी का मतलब है कि भारत और यूरोप। ठीक है, इसमें संधि विच्छेद है एक तरीके से, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बाकी अगर आर्य भाषा परिवारों की बात करें तो इस पर काफ़ी डिटेल से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग ज़रूर देखिए। जब भी समय मिले तो जरूर देखिए, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 आर्य भाषाओं के बारे में चर्चा की गई थी, जिसमें कि पहला था प्राचीन, ठीक, दूसरा था मध्यकालीन और तीसरा था आधुनिक। ठीक, तो प्राचीन में आप देखेंगे इसका क्रम भी वही है। कई बार परीक्षाओं में क्रम पूछ देता है। आजकल का ऐसा पैटर्न हो गया है परीक्षा में सवाल पूछने का कि किसी भी चीज़ का क्रम पूछता है। तो यहाँ पर मैंने लिखने के लिए लिख दिया है, लेकिन एक तरीके से क्रम में ही है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये तीनों किसमें है, मध्यकालीन में है। और आधुनिक में आ रही है आपकी हिंदी एवं अन्य भाषाएं। ठीक, तो हिंदी प्लस मैंने लिख दिया। अब संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये सब भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती हैं और इनका जो समय है वो अलग अलग ढंग से है। इस पर भी मैंने काफ़ी विस्तार से वीडियो बनाया, तो आप देख लीजिए। इस लेक्चर में मैंने केवल की पॉइंट्स पर ही ध्यान दिया है, ताकि आप जब भी परीक्षा में जाएं तो इस लेक्चर को केवल देख लें तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5वां पॉइंट्स यहाँ बताया, अभी इसी में मैं 6ठा पॉइंट्स पर भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब भी पूछा जाए कि आर्य भाषा परिवारों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। 3 भागों में भाई कौन कौन है, तो संस्कृत है जो कि प्राचीन में है, तो संस्कृत पे हमको ज़्यादा वो नहीं रखना है, लेकिन भाषा के विकास के ध्यान से इसको मतलब पढ़ना है। लेकिन शुरुआत हो जाती है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इनका समय भी अलग अलग ढंग से है और इन्हीं से हिंदी का भी विकास हुआ है। ठीक है, तो जब मैं प्राकृत पढ़ा रहा था तो इसमें मैंने बताया था कि इसके 5 भेद किए गए हैं, और प्राकृत के 5 भेद और अपभ्रंश के 7 भेद किए गए थे। ठीक है, और उसमें सूत्र के माध्यम से बताने की कोशिश किया था, तो इन भेदों को भी आप ध्यान में रखिए। इसके बाद बात करते हैं हम कि बोलियां और उपभाषाएं।
बोलियां और उपभाषाएं। उपभाषाएं जो हैं इनकी संख्या कुल कितनी है? 5 है। ठीक, जिसको कि सूत्र के रूप में आप याद कर सकते हैं, BRP ठीक है, 5 हैं उपभाषाएं और बोलियां कितनी हैं? 18। इनको मिलाकर ही पूरा हिंदी का रूप दिखाई पड़ता है। तो इनको याद करिए। B से हो गया बिहारी, R से हो गया राजस्थानी, P से हो गया पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो इसमें अगर किसी भी P को पश्चिमी हिंदी मान लिया जाए तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि पश्चिमी हिंदी को 2 तरीके से याद करने की ज़रूरत है। एक है उसमें ओकार बहुला और दूसरा है आकार बहुला। तो अभी यही यहाँ पर ध्यान रखना है कि आकार बहुला कौन है और ओकार बहुला कौन है। ठीक, तो मैं 2 भाषाओं के बारे में बताऊंगा जो कि साहित्यिक दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आकार बहुला में खड़ी बोली आती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए कि अगर सवाल पूछा जाएगा कि खड़ी बोली कैसी है तो आकार बहुला है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए इसको कहा जाता है खड़ा, मतलब इसको पटपाई भी खड़ी पाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो खड़ी बोली इसमें आकार है। तो थोड़ा सा आप याद करने की ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं। फिर ओकार में है ब्रज भाषा। ठीक, तो इन दोनों भाषाओं को आप ध्यान में रखिए। अगर ओकार से संबंधित पूछेगा तो ब्रज और आकार से पूछेगा तो खड़ी बोली। और पश्चिमी हिंदी में ही इस तरीके की बात है। बाकी जो राजस्थानी है इसको कहा जाता है ट वर्ग प्रधान ये बोलिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि बिहारी हिंदी में कौन है, राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सा है, पहाड़ी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सा है। खासतौर से पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी का तो पूरा आपको क्लियर होना चाहिए। पूर्वी हिंदी का मैं एक सूत्र बनाया था ABC, इसको तुरंत आप याद कर सकते हैं। अवधी, ठीक है, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये क्या है? पूर्वी हिंदी में। बाकी जो भी है वो पश्चिमी हिंदी में है। तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इतने पॉइंट्स के बारे में मैंने चर्चा कर दी। कुल 7वां पॉइंट्स था। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आपको भाषा विज्ञान पढ़ते समय कुछ इजी की पॉइंट्स दिख रहे हैं कि नहीं। ठीक है, मेरी कोशिश है कि परीक्षा के व्यू से ही बताया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये चीज़ हो गई। अब हम देखेंगे कि थोड़ा सा व्याकरण के दृष्टिकोण से देख लेते हैं कि व्याकरण के दृष्टिकोण से अगर हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं तो उनको कैसे हल किया जाए। अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो धैर्य बनाकर मेरे साथ लगातार आप लोग बने रहिए। अगर देखा जाए ध्वनियों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, ध्वनियों के आधार पर 2 तरीके का वर्गीकरण किया गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11 और व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। ठीक है, और कहा जाता है कि संयुक्त व्यंजन है 4 ठो हैं। तो ये हो गया। और द्विगुण, कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो कि उसमें दोनों गुण दिखाई देता है, इसमें ढ और ड़। ठीक है, इनको द्विगुण माना जाता है। बाकी तो कुल टोटल जो संख्या है हिंदी में वर्णमाला की कुल कितनी है? 52। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। 52 पूछ दिया जाएगा, स्वरों की संख्या पूछ दिया जाएगा, व्यंजनों की संख्या पूछ दिया जा सकता है, संयुक्त व्यंजन कितने हैं इनकी संख्या, और द्विगुण ये सब क्या है। ठीक है, तो इसको पूछा जा सकता है, तो आप अपने दिमाग में रखिए। तो अब हम बात करते हैं कि स्वरों पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक, फिर हम व्यंजन पे बात करेंगे, इन्हीं दोनों पर थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। कई बार परीक्षा में पूछ देता है कि स्वरों मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद किए गए हैं, चाहे उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। और परीक्षा में कई बार पूछ देगा कि अग्र स्वर क्या है, मध्य स्वर क्या है, पश्च स्वर क्या है, या फिर समवृत्त, विवृत्त, अर्धवृत्त। ठीक है, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ फार्मूला बताया हुआ है, उन फार्मूलाज के आधार पे आप परीक्षा में सवाल सही कर सकते हैं। फिर व्यंजन संधि व्यंजन के बारे में बताऊंगा कि उसमें डिटेलिंग में किस तरीके से सवाल आते हैं, तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। स्वर पे बात करते हैं। तो खासतौर पे स्वरों की जो इसके भेद हैं, मुख्य रूप से 3 भेद किए गए हैं स्वर के। ठीक है, 3 भेद कौन कौन से किए गए हैं? पहला तो इसमें ये है कि एक होता है दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर और प्लुत। अब क्या है, जैसे कि हर जितना भी ह्रस्व स्वर है उसका एक दीर्घ है। जैसे कि अ मैंने लिखा तो इसका क्या है? आ है। इसी तरीके से ई, उ, इस तरीके से है ऐ, ए, ऐ। और प्लुत में क्या है कि इसमें इस तरीके से होता है, जैसे ओम लिख दिया कोई। ठीक है, जिसमें कि थोड़ा सा लंबी सांस के माध्यम से, ये बहुत कम यूज होता है, तो जानकारी के लिए बस आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, तो एक तो स्वर का ये भेद है। बाकी
मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जिह्वा के आधार पर अलग अलग तरीके के स्वर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो जैसे हम परीक्षा में रीजनिंग के सवालों को हल करते हैं, ABCD का क्रम संख्या याद कर लेते हैं A से Z तक, उसी तरीके से हम स्वरों की संख्या को भी याद कर लेंगे। तो आप अपने कॉपी पर अ से लेके अ तक का इसका नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे कि अ 1 हो गया, आ 2, ई 3, बड़ी ई 4, ऐसे ही करके आप अ तक पूरा उसको लिख लीजिए। फिर इसके बाद जो मैं फार्मूला बनाया हूँ उस फार्मूला के आधार पर आप पता करेंगे कि अग्र स्वर क्या है। जैसे परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि अग्र स्वर, तो अग्र स्वर का जो फार्मूला मैंने बनाया है वो है कि 74, 34, 78। ठीक, 34, 78 मतलब कि जो तीसरा स्वर है, चौथा स्वर है, सातवां स्वर है और आठवां स्वर वो अग्र में आते हैं। मतलब जिह्वा के जो अगले हिस्से से जिनका उच्चारण होता है उनको अग्र स्वर कहा जाता है। दूसरा है पश्च स्वर। अग्र है तो उसका विलोम क्या होगा, पश्च स्वर। पश्च में क्या है, 25, 69, 10। ठीक है, मतलब कि दूसरा आ हो गया, पश्च में आ जाएगा। फिर 5वां नंबर पे जो स्वर होगा, फिर 6वां नंबर पे, फिर 9वां नंबर पे, फिर 10वां नंबर पे, ये क्या है, पश्च स्वर है। एक तरीके से आपको याद कर लेना पड़ेगा। और जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं उसी तरीके से 34, 78 ये क्या है, अग्र है। 25, 69, 10 ये क्या है, पश्च है। अब तीसरा जो स्वर है इसमें मध्य स्वर। कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि मध्य स्वर कौन सा है, तो मध्य स्वर जो है वो 1 नंबर का है। ठीक, 1 नंबर कौन सा है, अ है। तो इसको तो आसान है याद करना कि मध्य स्वर अ, और बाकी पश्च स्वर, अग्र स्वर, ये सब फार्मूला के आधार पर याद कर लीजिए। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसी तरीके से स्वरों का निर्धारण करते समय 2-3 और तरीके होते हैं, जिसमें कि पहला है संवृत। संवृत क्या है, संवृत का मतलब है कि 46 मतलब जो चौथे नंबर का स्वर है और 6वें नंबर का स्वर है वो क्या है, संवृत है। फिर दूसरा क्या है, अर्धविवृत। अर्धविवृत में आ रहा है आपका 135, 79, 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्याएं। जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं वो सब स्वरों का मैंने बताया ना कि इसको आप एक कॉपी पे लिख लीजिए अपना, और हो सके तो इसका जो नंबरिंग है उसको भी याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 मतलब जितनी भी विषम संख्याओं पर आधारित स्वर आएंगे वो सब क्या होंगे, अर्धविवृत होंगे। और संवृत क्या है, 4 और 6। ठीक, अब देखते हैं विवृत। विवृत आता है आपका, इसका जो है 28, 10। ठीक, 2, 8, 10 ये क्या है, विवृत के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आप स्वरों के बारे में भी जान सकते हैं कि अग्र स्वर कौन सा है, तीसरा, चौथा, 7वां और 8वां। पश्च स्वर दूसरा, 5वां, 6वां, 9वां और 10वां। मध्य स्वर खाली एक ठो है, अ। इसी तरीके से संवृत, विवृत, अर्धविवृत के बारे में भी आप बता सकते हैं। कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से संवृत स्वर कौन सा है, या फिर विवृत कौन सा है, अर्धविवृत कौन सा है। ठीक है, अग्र, मध्य, पश्च ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों क्लियर हो गया होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब स्वरों की बात कर रहे हैं तो एक होता है मान स्वर या फिर मानक स्वर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मान स्वरों की संख्या कितनी है, तो 8 है। ठीक है, या फिर मानक स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो 8 है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैं बात बता रहा हूँ। बाकी सब अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में रख लीजिए। अब बात करते हैं व्यंजन पे, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। बात करते हैं व्यंजन पे कि व्यंजन में किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो व्यंजन में पहली बात ये आती है कि इसकी संख्या जो है वो 33 है, और पहला है इसमें स्पर्श व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन इसकी संख्या कुल कितनी है, 25 है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और कौन सा है, क से लेकर म तक जो भी वर्ण आते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अभी हम प्रैक्टिस सेट हल कर रहे थे तो इसमें कई प्रश्न इस तरीके से आए थे कि कौन सा स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शंस में दे दिया था। और अब तो क से लेकर म के बीच में जो भी व्यंजन वर्ण आ रहे हैं वो सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत है। ठीक है, दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण है कि अंतस्थ। ठीक, तो ये क्या है, य, र, ल और व ये सब अंतस्थ में आते हैं।
याद कर लेना है। कई बार तो संख्या पूछ देता है कि कुल अंतस्थों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिए। इसी तरीके से अगला जो इसमें वर्गीकरण किया गया है वो है ऊष्म व्यंजन। उसमें आ जाता है स, स, ह, ये भी 4 हैं। ठीक, इसी तरीके से अर्ध स्वर। आप कहेंगे कि इसके पहले तो स्वरों की बात हो गई है, अर्ध स्वर कहाँ से आ रहा है? तो हमेशा ना भाषाविद जो होते हैं हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। कई बार देखेंगे आप, उच्चारण तो 5 स्थानों से होता है। कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धन्य हो गया, ओष्ठ हो गया, दंत हो गया। ठीक है, लेकिन फिर बाद में लगा कि अरे ये वर्ण तो दोनों मिक्स करके आ रहा, तो दंत्योष्ठ हो गया, कंठ्योष्ठ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से वर्ष से एक उच्चारण स्थान है। तो इस तरीके से उच्चारण स्थानों की कुल संख्या 8 हो गई, 3 ठो और बढ़ गए उसमें। तो उसी तरीके से कुछ व्यंजन ऐसे थे जिनमें कि दोनों गुण दिखाई दे रहे थे, उसमें व्यंजन भी वो है और स्वर भी है, इसीलिए अर्ध स्वर कहा गया। अर्ध स्वर का मतलब कि अर्ध व्यंजन भी कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन यही शब्द प्रचलित है। तो इसमें जो संख्या जो हैं ये क्या है, य और व, ये सब क्या है, अर्ध स्वर के अंतर्गत। फिर आता है सवाल पार्श्विक। पार्श्विक कौन सा है? तो ये है पार्श्विक, ल को कहा जाता है। फिर लुंठित, लुंठित क्या है, र है। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार सवाल पूछ देता है कि पार्श्विक कहाँ किसे कहते हैं या फिर लुंठित किसे कहते हैं। ठीक, तो ध्यान में रखिए कि आप बस याद कर लीजिए कि ल जो लुंठित है वो र है, वो ल नहीं है। आप ध्यान दीजिए कि इसमें कहीं ल का उच्चारण टाइप का नहीं हो रहा है ताकि आप याद कर लें, इसमें बल्कि र का हो रहा है। तो पार्श्विक ल है और लुंठित र है। ठीक, इसमें एक और पूछा जाता है अनुनासिक। अनुनासिक जिसको कि पंचमाक्षर भी कई बार कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। पंचमाक्षर कौन सा है? हर वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वो पंचमा, ञ, ठीक है, अड़, न, म, ये सब पंचमाक्षर के अंतर्गत आते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में वो सब घूम फिर के किसी न किसी रूप में आते ही रहते हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूँ अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण के बारे में। ठीक है, इस पर मैंने विस्तृत रूप से वीडियो भी बनाया है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, यहाँ भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूसरे फार्मूला से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फार्मूला वही है लेकिन तुरंत आपको ध्यान में रखने की। आप एक ही चीज़ याद रखिए, आप याद रखिए अघोष। अघोष जो होता है वो 12 होता है, बटा में महाप्राण। महाप्राण क्या है? वो 24 होता है। ठीक, 12 का मतलब पहला और दूसरा, ये क्या है? अघोष है। महाप्राण दूसरा और चौथा। ठीक, अब जब आप अघोष और महाप्राण याद कर लेंगे तो और शेष जो बच रहा है वो सब सघोष हो जाएगा। सघोष मतलब हो जाएगा आपका तीसरा, चौथा और पांचवा, 345। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आ गए वर्ण। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए। फिर इसके बाद अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या हो गया आपका? 135। जब दूसरा और चौथा महाप्राण हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा होगा। तो इस तरीके से आप इतना ही को याद रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कन्फ्यूजन कभी नहीं क्रिएट होगा। अघोष 12, महाप्राण 12 दूना 24, महाप्राण। इस तरीके से आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। परीक्षा तक तो बैठा लीजिए। कई बार मैं परीक्षार्थियों को देखता हूँ ऐसा सिस्टम आ गया कि पूरा रटना पड़ता है। एक ज़माना था कि हम भी रटते थे, तो कई बार रटते रटते खुद का जन्म तिथि, खुद का नाम और परिवार वालों का नाम भी भूल जाते हैं। बाकी जितने भी लेखक हैं उनका जन्म, मरण, रचना, कहाँ गए थे, ठीक है, यात्रा वृत्त पूरा याद करना पड़ता है। तो सिस्टम ये ऐसा है, लेकिन तकनीकी तौर पर मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आपके दिमाग में तुरंत बैठ रहा होगा ये बात। ठीक है, कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। अघोष 12, महाप्राण 24, बाकी जो बच रहे हैं वो सब सघोष और अल्प प्राण है। ठीक, तो ये भी हिंदी भाषा में जब आप इसकी तैयारी करेंगे तो ध्यान में रखिए। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो बोलियों का जो क्षेत्र है वो भी आप ध्यान में रखिए कि ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। मैप के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश कीजिए, या फिर भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है। ठीक है, अवधी, कम से कम जो साहित्यिक भाषाएं हैं, एक ज़माने में उनका रौब था जिसमें कि ब्रज भाषा, अवधी, इनका तो काफ़ी क्रेज था। फिर खड़ी बोली आ गई, ठीक है, फिर बुंदेली है, बघेली है, तो इनको आप अपने दिमाग में रखिए। मैथिली को भी दिमाग में रखिए, तो आदिकाल से ही विद्यापति उसको लिखते आ रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा एरिया आप अपने दिमाग में रखिए। और वो कैसे याद होगा? मैप के माध्यम से। ठीक है, तो
आप ध्यान रखिए। बाकी ये जो मैं फार्मूला के माध्यम से बताया ये समझ में आ गया होगा। अब आखिर में जो पॉइंट्स आ रहा है कि राजभाषा से संबंधित भी सवाल आते हैं, तो राजभाषा का जो कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें कि पहला तो ये सरकारी कामकाजों में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है, ये राजभाषा को सरकारी कहा जाता है, क्योंकि इसमें राज लगा हुआ है, तो तुरंत आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। और परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए बताना पड़ रहा है। तो अगर हिंदी के संदर्भ में देखेंगे तो पहला तो है कि 14 सितंबर आपको याद रखना चाहिए, और 1949 अनुच्छेदों में 343 से लेकर 351। कई बार सवाल पूछ देता है कि कुल कितने अनुच्छेदों में बात की गई है, तो संख्या इसकी क्या हो गई, 9 हो गई। तो 343 अनुच्छेद में यही बात की गई कि भाई जो भारत की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी, और अंक जो होंगे अंतर्राष्ट्रीय होंगे। 344 में कहा गया कि राष्ट्रपति एक कमेटी गठित करेगा जो कि 5 वर्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, उसके हिसाब से हम राजभाषा के प्रगति को देखेंगे। फिर इसके बाद अलग अलग प्रावधान किए गए, 345, 346, 47, 48, 49, 50, 51 में एक सवाल पूछा जाता है कि हिंदी के विकास के संदर्भ में इसमें बात की गई है, तो 51 को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है। फिर देवनागरी लिपि की विशेषताओं से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि ये एक वैज्ञानिक लिपि है, ये कम स्थान घेरती है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से। उसके दोष में आ जाता है कि इसमें शिरोरेखा अनावश्यक रूप से देना पड़ता है, जिसमें कि टाइम बहुत स्पेंड होता है, खर्च होता है, तो ये उसके गुण में आ गया। फॉन्ट को लेके काफ़ी प्रॉब्लम होने लगता है। हालांकि अब नई तकनीकी आ गई है, तो आप अंग्रेजी के अक्षरों को दबाएंगे तो हिंदी के अक्षर वहाँ पर लिखे जाते हैं, आप लोग इसका यूज भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन शुरुआत में काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी। तो मोटे तौर पर हमने आज पूरा भाषा विज्ञान पर बातचीत किया। हिंदी भाषा के जो की पॉइंट्स हैं, जहाँ से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, उन पर विचार किया। उम्मीद है कि आप सभी को काफ़ी जानकारी मिली होगी और बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हुई होंगी एक वीडियोज लेक्चर में। भाषा विज्ञान को एक वीडियो लेक्चर में नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी मुझे लगा कि ये बिंदु काफ़ी ज़रूरी हैं आप सभी को जानने के लिए। तो आप कमेंट्स कर ज़रूर बताइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। मुझे लगता है कि जो भी इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाता है, खासतौर से यूट्यूब पर पढ़ाता है, उसको कोई श्राप मिला हुआ है कि उसको कहना पड़ता है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मुझे लगता था कि कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपना काम करते रहिए। काम करते रहेंगे कछुए की गति से तो ज़रूर एक दिन सफलता मिलेगी, चाहे वो परीक्षा हो चाहे पढ़ाना हो, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक नेट 2018 से लेकर 2021 के बीच में होने वाली परीक्षाओं में भाषा विज्ञान से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के ऊपर, जो कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार यूनिट 1 के अंतर्गत हिंदी भाषा और उसका विकास दिया गया है। और हमने जब इन प्रश्नों को एक जगह कलेक्ट करना शुरू किया था, तो देखा कि कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि इन 3 वर्षों के अंदर रिवीजन हुए हैं। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन आगामी परीक्षा में भी आ जाएं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर सहायक हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है। तो चलते हम देखते हैं कि जो यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। ऑप्शन दिया गया है भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चौथा है कि छत्तीसगढ़ी, जो बिहारी हिंदी में नहीं बल्कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया था ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जो कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हैं, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ऊपर, ये सभी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि मिलान करने वाला है। पूछा गया कि निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए, और जो भी कूट दिए गए हैं उनके अनुसार सुमेलित करना है। तो पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी, मगही, इस तरीके के प्रश्नों को हमने लाइव क्लास के दौरान भी सॉल्व किया था। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो रहा है। तो हम देखते हैं कि इसका जो सही जवाब है कौन सा है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत शिमला, मध्यवर्ती यहाँ पर पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत आपका गढ़वाल, भोजपुरी गाजीपुर, मगही पटना। इस तरीके से यहाँ पर जो सही ऑप्शन बन रहा है A का 3, B का 1, C का 4 और D का 2। तो इस हिसाब से जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सबसे सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। तो हमें बताना है कि
सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व की चर्चा अगर हिंदी के संदर्भ में देखें तो किस अनुच्छेद में की गई? जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी को 343 से लेकर 351 अनुच्छेदों के बीच में रखा गया है राजभाषा के तौर पर। तो किसमें इस बात की चर्चा की गई है वही हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन चौथा है, 391 अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात कही गई। तो इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखें ताकि आगे प्रश्न आए तो आपको कोई दिक्कत न हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन दिया गया है मेवाती, मंडियाली, मारवाड़ी, मेवाड़ी। तो आप देख रहे हैं कि जो मंडियाली नाम की यहाँ पर बोली दी गई है वो राजस्थानी की नहीं है और बाकी जितनी भी बोलियां यहाँ पर राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो भाषाओं से संबंधित अरबी, फारसी, ईरानी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रेंच, इन पर मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया था जो कि आप लोगों ने देखा भी है, काफ़ी उसको सराहा गया है और एक आइडिया आपको मिलेगी कि कैसे जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने व्यवहारिक जीवन में करते हैं वो किस भाषा से लिए गए। जैसे तौलिया शब्द का हम हमेशा प्रयोग करते हैं जब भी स्नान इत्यादि करने जाते हैं तो तौलिया शब्द का प्रयोग होता है। तो किस भाषा का ये शब्द है? ऑप्शन दिया गया है उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ये पुर्तगाली शब्द है। हम अपने व्यवहारिक जीवन में पुर्तगाली शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं जिसमें कि अलमारी हो गया, तौलिया हो गया, ठीक है, अन्नास हो गया। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी भाषा है। निम्नलिखित कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवी। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर नेपाली भाषा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? ऑप्शन दिया गया कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, मगही। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चौथा ऑप्शन जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि और जितने भी इसमें नाम दिए गए हैं सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हैं। मगही जो है वो बिहारी हिंदी के संदर्भ में पूछी जाती है। इससे पहले हमने जो पहला सवाल हल किया था उसमें भी ये बात आई थी, मगही इत्यादि का नाम उसमें था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन दिया गया हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की। सिफारिश शब्द का प्रयोग भी हम अपने लोग व्यवहार में करते रहते हैं, दैनिक जीवन में करते रहते हैं। तो ये किस भाषा का शब्द है? सही जवाब है इसका फारसी। ऑप्शन दूसरा इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? विकृत अव्यय, कारक, संबंध सूचक, क्रिया विशेषण। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है या फिर जुड़ता है उसको कहा जाता है कारक। ऑप्शन दूसरा इसमें सही जवाब है। अगर आप हिंदी व्याकरण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमने हिंदी व्याकरण पर कई ऐसी वीडियो लेक्चर बनाए हैं जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी है और यूपी टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से भी उसमें काफ़ी चीज़ों पर डिस्कशन किया गया है। तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी व्याकरण की, तो खोज कर जरूर उसको देखने की कोशिश कीजिए। व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए नजर में आऊँगा। जिस वीडियो की स्पीड स्लो चल रही हो उसको फास्ट करके आप और मोबाइल का स्क्रीन बड़ा करके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा जा रहा है कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। वाक्य दिया गया है, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन दिया गया है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, उद्देश्यवर्धक वाक्य। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य आप जानते हो, वाक्य संयुक्त वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, साधारण वाक्य होता है। खासतौर से यही 3-4 वाक्य फेमस होते हैं। बाकी को आप पकड़ लेंगे कि आज्ञा सूचक वाक्य कौन सा है, विधि वाचक वाक्य कौन सा है, ठीक है, या फिर संबोधन वाक्य कौन सा है, ये सारी पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मिश्र वाक्य क्यों है? क्योंकि यहाँ पर की शब्द से 2 वाक्यों को जोड़ा गया। इस मेले का उद्देश्य ये पहला है और कि व्यापार की वृद्धि हो उसका उद्देश्य बताया जा रहा है ये दूसरा वाक्य है। तो दोनों को जोड़ने वाला जो यहाँ पर कंपोजिशन जिसको की यहाँ पर हिंदी में कहा जा सकता है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य कब होता है? जब इसमें और शब्द का यूज हो जाता तो संयुक्त वाक्य होता, जिस पर कि हमने बकायदे वीडियो लेक्चर बनाया। जरूर व्याकरण वाला पोर्शन जाकर आप लोग देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी?
तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात कही गई कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑप्शन दिया गया 343, 344, 346, 348। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर आर्टिकल 348 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों अपनी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। यहाँ पर तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषज, संकर शब्दों पर हमने विस्तार से अपने हिंदी व्याकरण वाले लेक्चर्स में किया है। प्लीज आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिए, आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी और कैसे हम तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषज, संकर शब्दों को अच्छे से जान सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये न लगे कि जब मैं घोषणा करूं कि यूपी टीजीटी पीजीटी का क्लास शुरू हो गया है तो तभी से पढ़ना शुरू करें। इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज अपलोडेड हैं जिससे कि आप अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। कांच, आखर, कान, वायु। तो इसमें जो सही जवाब है कि वायु जो शब्द है वो तद्भव नहीं है। ठीक है, क्या है वो? तत्सम है। और जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं, कांच का हो गया कार्य, कान का हो गया कर्ण, आखर का हो गया अक्षर, ये सब क्या हो गए? तत्सम हो गए, उन सब की ये तद्भव है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, ऋण नहीं है। तो आप जानते हैं कि शब्द होते हैं ऋण, यौगिक, योग, ऋण, 3 तरीके के शब्द मूल रूप से पाए जाते हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा शब्द यौगिक है, ऋण नहीं है। जलद, नाक, कान, पर। तो यहाँ पर जो ऋण नहीं है, सही जवाब है जलद। जलद शब्द क्या है? यौगिक शब्द है। इन ऐसे प्रश्नों पर जो प्रश्न बनते हैं इस पर भी हमारा वीडियो लेक्चर है। आप लोग हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन जरूर देखिए। जितना आप लोग साहित्य का देखते हैं शायद आप हिंदी व्याकरण का नहीं देखते हैं। एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि साहित्य से मिलता जुलता हिंदी व्याकरण में भी अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? अरबी, फारसी, लैटिन, यूनानी। तो इसका जो सही जवाब है वो है अरबी भाषा। और ये प्रश्न 2018 से लेकर 2021 के बीच में करीब 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये रिपीटेड हो रहा है, केवल ऑप्शन इसके चेंज हो जा रहे हैं। आगे ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है। तारीख, जिसको कि हम कई बार दिनांक बोलते हैं, डेट बोलते हैं, लेकिन यहाँ तारीख लिखा हुआ है। किस भाषा का मूल शब्द है ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया है पुर्तगीज, अरबी, तुर्की, हिंदी। तो तारीख किस भाषा का शब्द है? सही जवाब है ये दूसरा, अरबी भाषा का शब्द है तारीख। तारीख पे तारीख, आपने सुना होगा ये सब डायलॉग्स। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है। तो वर्ण उच्चारण स्थान से संबंधित पूछे गए हैं। कंठ, तालव्य, दंत्य, मूर्ध्य, ठीक है, ओष्ठ, ये सब जानते हैं, दंत्योष्ठ। तो इसमें से हमें बताना है कि तालव्य वर्ण कौन कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का, कि एक तो च है और दूसरा है ज। ये क्या है? तालव्य के अंतर्गत आते हैं, जबकि ये मूर्धन्य त और त हो गया दंत्य। तो इन सब के बारे में भी आप जानते होंगे। ये दोनों अलग अलग हो गए, ये हो गया दंत और ये हो गया मूर्धन्य, और ये क्या हो गया? तालु। ठीक है, तालव्य से सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन चौथा, ए और डी। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ये बड़ा प्रश्न है और पूछा जा रहा है, राजभाषा आयोग जिसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी, उसके अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो कौन कौन से सुधार दिए गए थे? कई बार तो परीक्षाओं में बस इतना ही पूछ दिए जाते हैं कि राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा 1955। लेकिन यहाँ पर एक नई जानकारी आपको दी जा रही है कि सुझाव जो दिए गए थे कौन कौन से सुझाव थे। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है कि सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है तो भारत का एक माध्यम हो सकती है। 14 वर्ष के बच्चों को हिंदी का ज्ञान हो जाना चाहिए। और ये जो ऑप्शन क्या है? गलत है। बाकी क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ये क्या है? सही है। तो ये सब हमें इसमें सुझाव दिए गए हैं, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि मिलान वाला है, जिसको कि हमने लाइव क्लास में बातचीत कर लिया था, लेकिन ये रिवीजन के तौर पर है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए।
तो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो देख लेते हैं। राजस्थानी के अंतर्गत मालवी, ठीक है। इसके बाद पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ रही है कन्नौजी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी। तो इस तरीके से जो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला इसमें सही है। बाकी आप मिलान करके पहले से भी रखे होंगे। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। श्रेणी, पहली प्राकृत, वर्तमान हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो इस तरीके से आपको पता चल रहा होगा कि हिंदी भाषा और उसका विकास यूनिट से किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबके पूछने का पैटर्न देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग दृष्टिकोणों से पूछे गए। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक जगह इसको कलेक्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पर क्या है, विकास क्रम के अनुसार हम देखें तो इसका जो सही ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है, पहला है पहली प्राकृत, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे है श्रेणी, तीसरे नंबर पे है पूर्वी हिंदी, ठीक है। और चौथे नंबर पे है वर्तमान हिंदी। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया BADC। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है। कौन सी भाषा जो कि आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया गया संस्कृत, प्राकृत, तुर्की, अंग्रेजी। तो कौन सी ऐसी भाषा है जो कि आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। आपको लग रहा होगा अंग्रेजी जो है आर्य भाषा में नहीं है, कई जगह इसको लैटिन भी लिख दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब है वो है तुर्की जो है वो आर्य भारतीय भाषाओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है। ठीक उलट सवाल इससे पहले आया हुआ था, जलद एक ऑप्शन सही हुआ था, आप लोगों को याद आ गया होगा। तो उसमें पूछा था कि यौगिक है, रूढ़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे चेंज कर दिया गया प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है। ऑप्शन दिया गया पीला, झटपट, घुड़साल, पंकज। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर पीला शब्द जो है वो रूढ़ है, यौगिक नहीं है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है। फारसी का कौन सा शब्द है। ऑप्शन दिया गया दाग, औरत, नीलम, फीस। तो चार नाम दिए गए हैं, उसमें जो सही जवाब है कि पहला ऑप्शन जो है दाग है। दाग क्या है, फारसी शब्द है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि मिलान वाला है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर बोलियां दी गई हैं और एक तरफ वर्ग दिए गए, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो हमें मिलान करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या है, बुंदेली, ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही। तो आप देख रहे हैं कि एरो लगातार एक ही साइड में चल रही है और एक ठो एरो है जो कि मेवाती राजस्थानी के साइड में। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा हो गया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक इसी तरीके का प्रश्न एक और आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन थोड़े से चेंज आपको दिख रहे होंगे। पूछा गया कि प्राचीन संस्कृत, श्रेणी, लौकिक संस्कृत, पश्चिमी हिंदी। तो यहाँ पर कौन है, पहला है प्राचीन संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत, तीसरा है अपभ्रंश, चौथा हो गया पश्चिमी हिंदी। तो इस तरीके से 1 3 2 4, 1 3 2 4। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया 24 का सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। यहाँ पर हमें बताना है तद्भव शब्द नहीं है। राय, खेत, दाहिना, कवि। तो यहाँ पर तद्भव शब्द नहीं है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। इसका सही जवाब है कवि जो शब्द दिया गया है वो तद्भव नहीं है बल्कि तत्सम है, और बाकी जितने भी इसमें शब्द दिए गए सब तद्भव हैं, ठीक है। इनके तत्सम अलग अलग हो जाएंगे, जैसे कि दाहिना का दक्षिण, खेत का क्षेत्र। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो ये प्रश्न ऑलरेडी पिछली बार पूछा जा चुका था, इसके पहले वर्ष में। यहाँ पर दोबारा पूछा गया है, ऑप्शन बस चेंज हो गए हैं। ऑप्शन वही है, बस इनके क्रम चेंज हो गए, यूनानी, लैटिन, फारसी, अरबी। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, अरबी जो है वो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। राजभाषा आयोग, राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम। इसको हमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर राजभाषा आयोग की स्थापना जो कि इसके पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि 1955 में, तो 1 का 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति का जो आदेश दिया गया वो हो गया पी का 3, 1960। राजभाषा अधिनियम हो गया 1963 और राजभाषा नियम हो गया 1976। इन सबको आप अपने कॉपी पर बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे ऐसे नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको कंफर्म रहे कि राजभाषा आयोग कब बना था, राष्ट्रपति का आदेश कब आया था, राजभाषा अधिनियम कब बना था, राजभाषा नियम कब बना था। 2 चीजें आप देख रहे हैं, अधिनियम और नियम अलग अलग वर्षों में बने हैं।
तो उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। इसका जो सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन पहला। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है, अग्नि, भ्राता, आज्ञा, किसान। तो यहाँ पर देखिए तत्सम पूछा जा रहा है, तद्भव नहीं पूछा जा रहा है। इससे पहले के प्रश्नों में तद्भव पूछा गया था, यहाँ अब क्या हो गया, तत्सम। आगे की परीक्षाओं में देशज, विदेशज, संकर, ये शब्द भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तत्सम कौन सा शब्द नहीं है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो गया किसान। किसान शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। ये क्या होता है, यहाँ पर कृषक होता तो तत्सम हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से चौथा ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। अभी तक आप देख रहे हैं कि आर्य भाषाओं के बारे में चर्चा की जा रही थी, अब एक नई भाषा परिवार के बारे में बातचीत हो रही है, वो है सामी भाषा परिवार। उसमें से कौन शामिल नहीं है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन चौथा है, फारसी जो भाषा है वो सामी भाषाओं के अंतर्गत नहीं है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सामी भाषाओं को हम कहाँ से पढ़ें, जिस पर कि मैं एक जल्दी वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा भाषा परिवारों के ऊपर, जिससे कि इस तरीके के प्रश्न आप आराम से सॉल्व कर सकें। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो कि पहले भी पूछा जा चुका है। यहाँ पर पूछा गया कि राष्ट्रपति मिलान करना है, राष्ट्रपति का आदेश, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव, राजभाषा अधिनियम, संकल्प। तो इसमें कुछ विकल्प ऐसे हैं थोड़े से नए हैं, ये दोनों नए हैं और बाकी ये दोनों पुराने हैं। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसको कैसे हमें मिलान करना है। तो राष्ट्रपति का आदेश हो गया यहाँ पर 1959, ठीक है, और संसद के समिति के सुझाव का जो हो गया वो हो गया 1968। रुक जाइए 1 मिनट, राष्ट्रपति का आदेश, इसमें जो सही जवाब दिया गया है ये चौथा ऑप्शन का यहाँ पर सही जवाब बताया जा रहा है कि ए का 2, ए का 2 हो गया, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। यानी कि संकल्प जो लिया गया 1968 में, और राजभाषा अधिनियम की जो बात की गई है 1963 में, ठीक है, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव की जो चर्चा की गई है वो 1959 में, राष्ट्रपति का आदेश 1955, जबकि यहाँ पर राजभाषा आयोग का भी हुआ है। तो इस ऑप्शंस को लेकर थोड़ा सा क्वेश्चंस उठ सकते हैं कि दोनों कैसे, एक जगह बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर पेपर सेट करने वाले को भी ध्यान में नहीं रहा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार परीक्षाओं में आ जाते हैं, तो इनको कैसे हैंडल करना है एक बार आप इससे सीख सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला यहाँ पर दिया गया है जो कि मिलान करना है सूची 1 के साथ सूची 2 को। एक तरफ उच्चारण स्थल दिए गए हैं ओष्ठ, दंत्य, कंठ, तालव्य, इधर च, प, त, ग। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि कौन किससे जुड़ रहा है। ओष्ठ के साथ क्या हो गया, प, ठीक है, दंत के साथ हो गया, दंत के साथ हो गया त, कंठ के साथ हो गया ग, और तालव्य के साथ हो गया च। तो इस तरीके से इसका जो सही यहाँ पर रेशियो बन रहा है वो ऑप्शन जो दूसरा है वो सही है, कि ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो इस तरीके से हमने सन 2018 से लेकर 21 के बीच में हुए नेट की परीक्षा के आधार पर प्रश्नों को एक जगह कलेक्ट किया था, जो कि यूनिट 1 के अंतर्गत आएंगे। और अगर इसमें से 2-3 सवाल भी आ जाते हैं तो ये वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए सार्थक हो सकता है। पहला सवाल है कि व्यक्तावाची वर्णा यशा त इमे व्यक्तवाच, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं, किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया है पतंजलि, कामता प्रसाद गुरु, श्याम सुंदर दास, बाबूराम सक्सेना। तो इसका सही जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया है और आप लोग जुड़ रहे हैं। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि समय निकालकर वो निर्धारित समय पर जुड़ चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, पहले क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं, किसका कथन है। ऑप्शन है पतंजलि, कामता प्रसाद गुरु, श्याम सुंदर दास, बाबूराम सक्सेना। तो ऊपर आपने देखा कि वर्णों की बात की गई थी, यहाँ पर मनुष्य अपने विचार एक दूसरे को प्रकट कर सकता है। तो ये मिलती जुलती परिभाषाएं आमतौर पर आप देखेंगे भाषा विज्ञान में रहती हैं और यही कन्फ्यूजन सा क्रिएट होने लगता है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि 2-4 ऐसे शब्दों को पकड़ कर रखना है ताकि आप उन शब्दों के आधार पर
सही इसका आंसर दे सकें। तो इसका सही जवाब है, कई बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है ऑप्शन बी, कामता प्रसाद गुरु का ये कथन है भाषा विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया श्याम सुंदर दास, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, बाबूराम सक्सेना, भोलानाथ तिवारी। तो पहले तो ऑप्शन में जितने नाम दिए गए हैं उनको भी ध्यान में रखिए, ये सब भाषाविदों के नाम इसमें दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि श्याम सुंदर दास का मानना था कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति, यहाँ पर देखिए इच्छा और मति दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो ये श्याम सुंदर दास की भाषा संबंधी परिभाषा में आता है। अगला प्रश्न है कि भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। किसका कथन है भाषा विज्ञान के संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया है मंगल देव शास्त्री, बाबूराम सक्सेना, सुकुमार सेन, भोलानाथ तिवारी। तो ये जितनी भी परिभाषाएं हैं मिलती जुलती हैं, कुछ शब्दों को आपको ध्यान में रख के और एक ट्रिक या फिर कोई फार्मूला बनाकर आपको याद रखना पड़ेगा कि किसकी परिभाषा में कौन शब्द ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस ऑप्शन के आधार पर सही जवाब है ऑप्शन ए, मंगलदेव शास्त्री। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, खासतौर से यूपी जीडीसी और यूपी जीआईसी की परीक्षा में ये सवाल आ चुका है। अगला प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट में या फिर परीक्षाओं में आप खुद प्रतिभागी के रूप में रहे होंगे, तो ये कोटेशन कई बार पूछा जा चुका है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। ये परिभाषा काफ़ी छोटी है और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करके आप रख सकते हैं। ऑप्शन दिया गया है सुकुमार सेन, बाबूराम सक्सेना, भोलानाथ तिवारी, देवेंद्र नाथ शर्मा। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर बाबूराम सक्सेना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बाबूराम सक्सेना ने परिभाषा दिया कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है और समष्टि रूप में उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन परिभाषाओं को दिमाग में रखिए। खासतौर से भाषा विज्ञान का पेपर थोड़ा सा कठिन माना जाता है और उसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन चीज़ों को समझने की काफ़ी ज़रूरत है। अगला प्रश्न है अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर की परिभाषा में भी समष्टि शब्द आया हुआ था और इसमें भी समष्टि शब्द आया है। तो अब ध्यान में रखना है कि जिसमें अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है ये कथन आए तो किसका है? ऑप्शन दिया गया है सुकुमार सेन, बाबूराम सक्सेना, भोलानाथ तिवारी, देवेंद्र नाथ शर्मा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है कि सुकुमार सेन द्वारा दी गई ये परिभाषा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। तो लगातार आप परिभाषाओं में समष्टि शब्द का प्रयोग देख रहे हैं। समष्टि मतलब होता है समाज। आप पढ़े होंगे व्यष्टि और समष्टि। तो व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्ति और समष्टि का मतलब होता है समाज। तो ये सब पहले के विद्वान रहे हैं, तो ज़्यादातर संस्कृत निष्ठ शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है जो कि आज हमें कठिन प्रतीत होती हैं। बाकी और कोई नई चीज़ इन्होंने नहीं कहा है, बल्कि घुमा फिरा कर एक ही बात को उन्होंने अलग अलग दृष्टिकोण से कहने की कोशिश की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 7 का कि भोलानाथ तिवारी। जब भी हिंदी भाषा की चर्चा की जाती है तो भोलानाथ तिवारी को हम नहीं छोड़ सकते हैं। उनसे एक दो प्रश्न आने ही आने हैं, इसलिए बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है भाषा यादृच्छिक ऋण
उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया भोलानाथ तिवारी, देवेंद्रनाथ शर्मा, पांडुरंग दामोदर गुणे, बाबूराम सक्सेना। तो इसका जो सही जवाब है, कई बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया है कि देवेंद्रनाथ शर्मा ने इस कथन को कहा है। देवेंद्रनाथ शर्मा की पाश्चात्य काव्यशास्त्र की भी किताबें आपने पढ़ी होंगी। उन्होंने भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भी भाषा की भूमिका करके एक उनकी बुक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछी भी जाती है। तो यहाँ पर परिभाषा उन्हीं के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ऑप्शन दिया गया है पांडुरंग दामोदर गुणे, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना, रामविलास शर्मा। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जितने भी आपने प्रश्नों को देखा और उसमें विकल्प जितने दिए गए थे, उन विकल्पों में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम रहे हैं उन्हीं नामों से संबंधित आपको परिभाषाओं को याद करना है, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि आपको भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना, श्याम सुंदर दास, पतंजलि, ठीक है, देवेंद्रनाथ शर्मा, इन सब की जो भी परिभाषाएं दी गई हैं, मंगलदेव शास्त्री, इनको बिल्कुल याद करके जाइए। आप देखेंगे मुश्किल से 10 परिभाषाएं हैं जिनको कि आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, गलत हो रहे हैं तो गलती से ही हम सीखते हैं, तो पहले धैर्य रखने की ज़रूरत है, ठीक है। बाद में ये कोई फाइनल एग्ज़ाम नहीं है, ये तो अभ्यास मात्र है, लेकिन अभ्यास ही फाइनल की तरफ संकेत करता है। आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य रखकर क्वेश्चंस को देखना है। बाकी दोबारा से, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस सेट नहीं होता तो आपका भाषा विज्ञान वाला पोर्शन थोड़ा सा कमज़ोर रहता, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आसान भी लगेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिद्धांत और उसके प्रवर्तक सुमेलित नहीं है। जब भी आप भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें कई विद्वानों ने सिद्धांतों को दिया है और वो कौन कौन सिद्धांत किससे जुड़े हुए हैं, 7-8 सिद्धांत आपको भाषा विज्ञान में मुख्य रूप से आते हैं। तो यहाँ पर दिया गया दिव्योत्पत्ति सिद्धांत, जिसको कि अंग्रेजी में डिवाइन थियरी, तो यहाँ दिया है प्राचीन धर्म ग्रंथ। रणन, जिसको कि अंग्रेजी में डिंग डोंग थियरी। अच्छा, ब्रैकेट में इसलिए अंग्रेजी शब्द लिखा गया है क्योंकि कई बार रणन न कर डिंग डोंग थियरी, डिवाइन थियरी, यो हे हो थ्योरी, तो देखने में सुनने में बड़ा अजीब ढंग का लग रहा है, लेकिन ये जब परीक्षा में आएगा तो आप लोगों के पसीने छुड़ा सकता है। तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में भी रखा हुआ है ताकि हिंदी में या फिर अंग्रेजी में पूछे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही बता दिया कि संपर्क जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी जो है वो गलत है और बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां सुमेलित नहीं हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सुमेलित नहीं है, यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सी सही नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है कि जो भी ऑप्शन दिए गए उसमें से भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है, भाषा अनुकरण से नहीं सीखी जाती है। तो बस इसको अगर आप थोड़ी सी भाषा की विशेषताओं को पढ़े होंगे तो तुरंत इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे बिना पढ़े हुए, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सामाजिक संपत्ति है, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस तरीके की भाषा का प्रयोग आप करते हैं। अर्जित संपत्ति है, अपने परिवेश से उसको ग्रहण करते हैं। आप देखे होंगे आपके गांव के साइड के या फिर आसपास के लोग अगर मुंबई जाते हैं तो वहाँ की मराठी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से अगर गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली में जाते हैं तो पूर्वांचल का व्यक्ति लगता है कि कभी पूर्वांचल में रहा ही नहीं है, वो हरियाणा में ही पैदा हुआ है। इसी तरीके से पंजाबी, तो ये क्या है, अर्जित संपत्ति है। भाव संप्रेषण का माध्यम है, बिल्कुल सही है। भाषा क्या है, अनुकरण से सीखी जाती है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया कि नहीं सीखी जाती है। ये क्या ऑप्शन गलत हो गया। इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप लोगों को बोरियत महसूस नहीं हो रही होगी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा विकास के प्रमुख चरणों में शामिल है। जब भी हम भाषा विकास की बातचीत करते हैं तो उसमें कुछ चरणों की बात की जाती है, उसके अंगों की बात की जाती है। तो ऑप्शन दिया गया कि
कौन कौन चीज़ें इसमें शामिल हैं। आंगिक, वाचिक, लिखित, उपयुक्त सभी। तो बड़ा ही आसान है कह देना कि उपयुक्त सभी है, लेकिन आपको बिल्कुल इनको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि कभी घुमा फिरा कर ये प्रश्न पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान में रखना कि आंगिक है, वाचिक है, लिखित है। यहाँ पर एक चीज़ और है, यांत्रिक। जैसे यांत्रिक क्या आ गया, गूगल ट्रांसलेट हम कर लेते हैं। तो कई बार आपने सुना होगा कि यूपीएससी में गूगल ट्रांसलेटेड हिंदी अनुवाद आता है, जो कि बहुत कठिन होता है। परीक्षार्थी उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि किस हिसाब से इसका अर्थ निकाला जाए। तो भाषा क्या है, आंगिक है, वाचिक है, लिखित है, और कई बार इसको हम गूगल ट्रांसलेट इत्यादि कर लेते हैं। तो क्या है, चारों ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भाषा के विविध रूप होते हैं, उसमें शामिल नहीं है। जब भी आप भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो भाषा की विशेषताओं के साथ साथ, अंगों के साथ साथ उसके विविध रूपों के बारे में भी पढ़ना होता है। ऑप्शन दिया गया है, व्यक्ति बोली, कूट भाषा, प्राकृतिक भाषा, राष्ट्रभाषा। तो कौन सा इसमें नहीं है, शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, कई बच्चों ने बिल्कुल लग रहा है कि बहुत गहराई से उन्होंने भाषा विज्ञान पढ़ा है और बिल्कुल सही जवाब उनका आ रहा है स्क्रीन पे। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप लोगों का मैं नाम लेता रहूँगा तो समय निकल जाएगा और ये कार्यक्रम चिट्ठी पत्री वाला हो जाएगा। तो ये मानकर चलिए कि मैं सबका नाम ले रहा हूँ। ठीक है, 1 घंटे के लिए एकदम से आध्यात्मिक रूप से इस चैनल से जुड़े रहिए। सही जवाब इसका शामिल नहीं है, वो है प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा के स्थान पर कृत्रिम भाषा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत है, और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण के संदर्भ में सही नहीं है। बताया जाता है कि विश्व की जो भाषाएं हैं इसकी संख्या 3000 है। संसार की भाषाओं के 2 प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं, आकृतिमूलक वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण। तो इसमें सही नहीं है, वो हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो आप लोगों ने बिल्कुल, कई बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है और सही है ये सामाजिक वर्गीकरण। सामाजिक वर्गीकरण के स्थान पर क्या होना चाहिए था, पारिवारिक वर्गीकरण। भाषा विज्ञान की अगर बातचीत करें तो इसमें विश्व की भाषाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, आकृतिमूलक वर्गीकरण किया गया है और पारिवारिक वर्गीकरण किया गया है। तो मुख्य रूप से यही आपको ध्यान में रखना है। और जब भी एमसीक्यू पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें कुछ ऐसे विकल्प रहते हैं जो कि फालतू टाइप के रहते हैं और वही कई बार उसके सही जवाब हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य रचना। ये प्रश्न एक बार यूजीसी नेट में आ चुका है। वाक्य रचना या एवं रूप पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे कहा जाता है आकृतिमूलक वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण, व्याकरणिक वर्गीकरण। इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर इसका सही जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा। आप जानते हैं कि हमारा दिमाग कई चीज़ों को लेकर अपने वो सर्च करता है और जो सही रहता है जवाब वो फट से आ जाता है, और जब वही कंफ्यूज होने लगता है तो फिर परीक्षा, अच्छी खासी परीक्षा जाती हुई भी खराब होने लगता है पेपर। और पता चला कि एक क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हुए तो फिर 8-10 क्वेश्चन उससे प्रभावित होने लगते हैं। तो वाक्य रचना एवं रूप रचना को आधार बनाकर आकृति मूलक वर्गीकरण किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है, मैक्स मूलर ने, श्लेगल ने, हेगल ने, स्वीट ने। 4 यहाँ पर नाम दिए गए हैं। और आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है श्लेगल। श्लेगल नाम के एक प्रोफेसर थे जिन्होंने आकृति मूलक वर्गीकरण का सर्वप्रथम उन्होंने प्रयास किया था। इसको ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए। श्लेगल को आप याद करके रखिए। बाकी जो ऑप्शन थे वो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए थे। अगला प्रश्न है, पारिवारिक वर्गीकरण के आधारों में शामिल है। अभी हमने आकृति मूलक वर्गीकरणों पर चर्चा किया था, यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं कि पारिवारिक वर्गीकरण के आधारों में शामिल है पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, उपरोक्त सभी। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को आंख बंद करके इसको नहीं सॉल्व करना है। उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल आंसर नहीं है, और हर परीक्षा में कोशिश रहती है कि यारकर और गूगली आपको दी जाए, और आप सारे लोग इस पर LBW हो चुके हैं। सही जवाब है ध्वनि। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
ध्वनि को आधार बनाकर इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भोलानाथ तिवारी ने विश्व की भाषाओं की संख्या कितनी मानी है? भोलानाथ तिवारी, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि जब भी भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो भोलानाथ तिवारी की चर्चा जरूर होगी। आउट करने की कोशिश आप लोगों को नहीं है मेरी, आप लोगों को आउट करके मैं क्या करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न आपको दिए जाने चाहिए जिसमें कि आंख बंद करके आप बिल्कुल उसका सही जवाब नहीं देने की कोशिश करिए। जहाँ भी ऊपर सभी हर जगह सही नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, भोलानाथ तिवारी ने कितनी संख्या मानी है? ऑप्शन दिया गया 10, 11, 12, 13। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, 13 भाषाओं को उन्होंने माना है। मतलब विश्व की भाषाओं की संख्या 13 माना। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बड़ा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, हिंदी के संदर्भ में सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी के संदर्भ में सही है। जिस विषय के आप सभी ज्ञाता हैं उसके बारे में जानना काफ़ी जरूरी है। ऑप्शन दिया गया है कि संयोगात्मक है, वियोगात्मक है, संयोगात्मक और वियोगात्मक दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हिंदी के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि हिंदी की जो प्रकृति है, इसको मैंने व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए भी काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश किया था कि संयोगात्मक क्या है, वियोगात्मक क्या है। और यहाँ पर आपने सही जवाब बताया आप सभी ने कि हिंदी के संदर्भ में जो ऑप्शन दिया गया वो क्या है, हिंदी वियोगात्मक है, जबकि संयोगात्मक जो भाषा है वो संस्कृत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यूरेशिया भाषा परिवार में शामिल नहीं है। भाषा परिवारों की बहुत चर्चा की जाती है, तो यूरेशिया, जिसको कि भारोपीय परिवार भी कहा जाता है, में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया गया भारोपी, द्रविड़ परिवार, चीनी परिवार, बंतु परिवार। तो इसका जो सही जवाब है, यहाँ पर कई बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि जो बंतु परिवार है वो यूरेशिया के अंतर्गत नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आप जब पुराने पेपर्स को देखेंगे यूजीसी नेट के, तो कुछ कुछ सवाल भाषा परिवारों से संबंधित भी वर्तमान समय में आ रहे हैं। जब से ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका महत्व बढ़ गया है। तो इसलिए प्रश्न डाला गया कि ताकि आप जब रिवीजन करें तो जरूर आपका ध्यान इसके तरफ जाए। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारोपी परिवार को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है? जब आप भाषा विज्ञान की किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें भारोपी परिवार को कई नामों से जानने का उल्लेख किया गया है। अब ऑप्शन दिया गया है कि किस नाम से नहीं जाना जाता है। इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार, द्रविड़ परिवार। तो इसका सही जवाब आप लोगों ने दे दिया कि ऑप्शन डी जो है वो भारोपी परिवार का नाम नहीं है। बाकी जितने भी नाम हैं वो भारोपी परिवार के नाम हैं। जैसे आप लोगों के भी कई नाम होंगे, घर का नाम कुछ होगा, स्कूल का नाम कुछ होगा, दोस्तों के बीच का नाम कुछ होगा, और जब आप टीचर बन जाएंगे तो छात्रों द्वारा आपका नाम कुछ रख दिया जाएगा। आमतौर पर आप भी छात्र हैं और हम भी अपने ज़माने में थे, तो छात्रों का भी नामकरण होता है, द्वारा नामकरण किया जाता है टीचर्स का। ठीक है, तो वैसे ही भारोपी परिवार का भी अलग अलग नामकरण किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारोपी परिवार की 10 शाखाएं हैं जिनके विभाजन का आधार है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं जिनके विभाजन का आधार क्या है? ऑप्शन दिया गया भाषा, लिपि, ध्वनि, वाक्य। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ध्वनि। अगर भारोपी परिवारों के विभाजन के आधार पर बात करें तो ध्वनि को आधार बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आप जब भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें शतम और केतुम 2 वर्गों की बातचीत की जाती है और इनसे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शतम के अंतर्गत शामिल नहीं है भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, जर्मानिक, ट्यूटानिक, अल्बानी, इरिलियन। तो इसके अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि वो इसके अंतर्गत नहीं शामिल है, जर्मानिक। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने भारत ईरानी
के कितने भारत ईरानी के 3 उपवर्ग उन्होंने किए हैं उसमें शामिल नहीं है। ग्रियर्सन ने 3 उपवर्ग किए हैं और उसमें शामिल नहीं है। ईरानी, दरद, भारतीय आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा। तो इसका जो सही जवाब है कि द्रविड़ भाषा इसमें नहीं शामिल है। बाकी तीनों जो भाषाएं हैं वो भारत ईरानी यानी कि आर्य भाषा के अंतर्गत ग्रियर्सन, वही जॉर्ज ग्रियर्सन ने जिन्होंने कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन करने का प्रयास किया था और परीक्षाओं में ग्रियर्सन से किसी न किसी रूप में जरूर प्रश्न आता रहता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दरद शब्द का प्राचीन नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे दरद शब्द का मतलब होता है पर्वत। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो है पर्वत। तो इसका प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है पैशाची, ब्राचड़, सौरसेनी, खस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, पैशाची का प्राचीन नाम है दरद। और जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उस इलाके में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती हैं, वो सब पैशाची से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा समूह को कितने कालक्रमों में बांटा गया है? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भारतीय आर्य भाषा को कितने कालक्रमों में बांटा गया है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा। ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 कालक्रमों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में शामिल है। जब भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की चर्चा की जाती है तो आपके दिमाग में जरूर इसके समय को आ जाना चाहिए। इसके बाद कौन कौन सी इसमें भाषाएं शामिल रही हैं उनका भी आना चाहिए। ऑप्शन दिया गया वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, प्राचीन आर्य भाषा की जब चर्चा की जाती है तो दोनों भाषाएं इसमें शामिल हैं। वैदिक संस्कृत भी, जिसको कई बार छांदस भी कहा जाता है, और जो भी वेदों की जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आती है। लौकिक संस्कृत में कालिदास और रामायण जो लिखा गया है उसके अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन आर्य भाषा में शामिल नहीं है। तो प्राचीन की चर्चा हो गई, मध्यकालीन की बात यहाँ पर हो रही है कि कौन सी शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया गया है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी। तो जैसे ही आप लोगों ने देखा प्रश्न को, आपके दिमाग में तुरंत आया कि इसका 100% सही जवाब है फारसी। फारसी नहीं शामिल है, बाकी जितने भी तीनों जो भाषाएं हैं ऊपर की वो सब मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है पाली प्रथम प्राकृत, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी के बीच, प्राकृत द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश तृतीय प्राकृत 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पाली प्राकृत अपभ्रंश। तो सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चंस के पैटर्न के आधार पर आपने देखा कि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और बाकी आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम प्राकृत कहा जाता है पाली को, द्वितीय प्राकृत को ही कहा जाता है, तृतीय प्राकृत अपभ्रंश को कहा जाता है। कई बार ये भी प्रश्न के रूप में आ जाते हैं परीक्षाओं में, तो ध्यान में रखना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसका जो भी लेवल है उसको थोड़ा सा लो करना है, तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो ये प्रश्न पेपर आपको काफ़ी इजी लगेगा। ठीक है, कुछ प्रश्नों को छोड़कर, तो जाहिर सी बात है किसी भी परीक्षा में आप जाएंगे तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे ही। ऐसा नहीं है कि आप 100% सही करके आएंगे, नहीं तो फिर परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, तो लेवल एकदम से ईजी है, आपको जानकारी भी देना है, खाना पूर्ति यहाँ पर नहीं की जाती है, नहीं तो आपको बहुत ही लो लेवल के बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भुलवाने का बिल्कुल मैं प्रयास नहीं करता हूँ। बार बार मैं कहता हूँ कि सीरियस अभ्यर्थी के रूप में था भी, और मैं परीक्षार्थियों और छात्रों के समय की कीमत को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो एक बार इस वीडियो लेक्चर को आप देख लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि
लेवल दोनों तरीके का अच्छा है। लेवल बढ़ाना है, लेवल अब इससे ज़्यादा क्या बढ़ा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। धीरेन्द्र वर्मा ये भी भाषा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी इन्होंने काम किया है। ध्वनियों की संख्या, वैदिक ध्वनियों की संख्या इन्होंने कितनी मानी है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया 50, 51, 52, 53। तो इसका जो सही जवाब है कि 52 ध्वनियाँ इन्होंने स्वीकार किया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है। उदय नारायण तिवारी की एक पुस्तक का नाम भी आता है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और लगातार अभी हाल ही में मैं पेपर देने गया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो रंगने में ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखना चाहिए। उदय नारायण तिवारी ने भी 52 ध्वनियों को स्वीकार किया है, यानी कि धीरेन्द्र वर्मा और उदय नारायण तिवारी दोनों ने 52 वर्णों वैदिक ध्वनियों को माना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देख लिए, अगर मान लीजिए पेपर में आ जाएगा तो 100% आप सही कर लेंगे। अगला है कि हरदेव बहारी ने वैदिक स्वरों की संख्या मानी है। यहाँ पर वैदिक ध्वनियों की चर्चा नहीं की जा रही है, बल्कि स्वरों की चर्चा की जा रही है। तो कितना माना है हरदेव बहारी ने। हरदेव बहारी की भी बुक है हिंदी भाषा से संबंधित और व्याकरण से संबंधित, आप लोगों के पास होगी भी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 32 का जो सही जवाब है कि 14 ध्वनियों को उन्होंने माना है। ऑप्शन सी इसका, 1 मिनट, 32, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि उन्होंने 14 ध्वनियों को माना है। कुछ बच्चे 13 लिख रहे हैं जो कि खुद कंफ्यूज कर दे रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 14 है। चलिए अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान नहीं है। आप ऑप्शन देख रहे होंगे कि उच्चारण स्थान नहीं है। तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, नेत्र। तो आपने उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ा होगा। 4-5 उच्चारण स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, आप लोगों ने बताया कि डी ऑप्शन जो है वो उच्चारण स्थान में नहीं है, लेकिन बिहारी ने लिखा है कहत, नटत, रीझत, खीझत। तो इसमें न बोलते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से आप देखिए कि जो नेत्र है वो उच्चारण स्थान के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य सब उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि अघोष नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सघोष, अघोष के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है क, छ, ट, ग। तो इस अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण पर हमने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए, और कई बार बताने की कोशिश की है कि कौन सा वर्ण कौन क्या रहता है। तो वहाँ पर अघोष है, फिर सघोष क्या है, महाप्राण, अल्पप्राण क्या है। तो उस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ पर मैं रिपीट करूँगा तो फिर और टाइम हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है अघोष नहीं है। कई बच्चों ने बिल्कुल बातों ही बातों में इसका सही जवाब दिया कि ऑप्शन डी इसका है। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो यहाँ पर अघोष है, और सघोष इसका मतलब हो गया कि तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको क्लियर करके रखिए। अगला प्रश्न है कि घोष नहीं है, यानी कि घोष का मतलब सघोष, सघोष नहीं है। ऑप्शन दिया गया है ज, घ, द, प। तो इसमें सघोष नहीं है, तो ऑप्शन इसमें डी आंसर सही है। प जो है वो सघोष के अंतर्गत नहीं है, बल्कि क्या है, अघोष है। तो इनको आप परीक्षा के एक दिन पहले जरूर सघोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण को ध्यान में रख के जाइए, और बाकी चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। आगे मैंने क्वेश्चन बनाया भी है कि सुमेलित नहीं है। अघोष पहला व दूसरा वर्ण, घोष तीसरा व चौथा वर्ण, अल्पप्राण पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण, महाप्राण तीसरा व चौथा वर्ण। तो इसमें सुमेलित नहीं है। जिन बच्चों ने मेरी पुरानी वीडियोज देखा होगा तो फार्मूला भी मैंने उसमें बताया था
आपने याद भी किया होगा और बाकी किताबों में भी पढ़ा होगा और अपने से भी पढ़ा होगा तो भी आपके लिए याद होगा। ठीक है, तो इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन जो डी है वो क्या है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सुमेलित हैं। महाप्राण जो होता है वो दूसरा और चौथा वर्ण होता है। ठीक है, 24 इसको आप ध्यान में रखिए। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब सही हैं। अगला प्रश्न है, अर्धस्वर और अंतस्थ नहीं है। अर्धस्वर और अंतस्थ नहीं है। यह र व न ऑप्शन में दिया गया है। तो जब आप अर्धस्वर और अंतस्थ के बारे में पढ़े होंगे तुरंत इसका सही जवाब बताएंगे ऑप्शन सी, न जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, ऊष्म नहीं है। ऊष्म नहीं है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन जब भी ये परीक्षाओं में आते हैं तो एक बार परीक्षार्थियों को सचेत करने की कोशिश ज़रूर करते हैं और जब क्लियर रहता है तो इसका आप जल्दी से आंसर दे देंगे। जब क्लियर नहीं रहेगा तो फिर वही आगे पीछे देखने की कोशिश करेंगे। ऊष्म नहीं है। स श स य ऑप्शन जो डी है ये ऊष्म के अंतर्गत नहीं है और बाकी सब ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, अनुस्वार है। अनुस्वार ऑप्शन के आधार पर पूछा जा रहा है कि अल्प प्राण और घोष है, महाप्राण अघोष है, अल्प प्राण अघोष है, महाप्राण घोष है। तो ऑप्शन बस घुमा फिरा कर दिया गया है। आपको सही बताना है कि अनुस्वार आखिरकार है क्या। तो इसका जो सही जवाब है कि अनुस्वार अल्प प्राण है और घोष है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। कंठ क ख ग घ, तालव्य त थ द ध, ओष्ठ प फ ब भ, मूर्धन्य ट ठ ड ढ। तो इसमें से सुमेलित नहीं है मतलब कि एक तरफ उच्चारण स्थान दिया गया है, दूसरे तरफ उनसे जुड़े हुए वर्णों का नाम दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है, सुमेलित नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सुमेलित हैं। तो तालव्य न होकर यहाँ पर दंत्य होना चाहिए था। तो जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से बनेंगे, आपके द्वारा पढ़ी गई किताबों से ही बनेंगे। जब आपकी अच्छी तैयारी रहेगी तो वो पेपर आपको इजी लगेगा, जब अच्छी तैयारी नहीं रहेगी तो वही पेपर आपको काफ़ी कठिन लगेगा। तो बस अंतर यही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप लौकिक संस्कृत कहलाता है जिसका उल्लेख है। लौकिक संस्कृत का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर किया गया है, किस बुक में किया गया है, इसका हमें आंसर बताना है। ऑप्शन दिया गया इष्टाध्यायी, कच्चान व्याकरण, मंगलान व्याकरण, सदनीति। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, अष्टाध्यायी में सबसे पहले लौकिक संस्कृत का जिक्र किया गया है। अष्टाध्यायी जब मैं कह रहा हूँ तो आपके दिमाग में इसके राइटर का नाम भी आ रहा होगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिए, पाणिनि को। अगला प्रश्न है, पाली के संदर्भ में सही नहीं है। पाली के संदर्भ में सही नहीं है। पाली का अर्थ है बुद्ध वचन। त्रिपिटक लिपिबद्ध हुआ है जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है जो कि पाली में है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, प्राचीन कालीन आर्य भाषा है। तो इसमें सत्य नहीं है ये हमें बताना है पाली के संदर्भ में। तो जिन बच्चों ने इसको सीरियसली इस क्वेश्चन को देखा होगा इसका सही जवाब बिल्कुल बता देंगे। और आप लोगों ने बताया कि ये प्राचीन, यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्राचीन कालीन आर्य भाषा है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब सही हैं। ये मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती है जिसको कि हमने पहले ही हल कर लिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पाली भाषा का व्याकरण ग्रंथ नहीं है। जब आप भाषा विज्ञान किताबों को पढ़ेंगे तो पाली भाषा के व्याकरण ग्रंथों का बहुत सारा उल्लेख किया गया है। तो कौन सा ग्रंथ नहीं है हमें इसमें बताना है। काच्चान व्याकरण, मंगलान व्याकरण, सदनीति, अष्टाध्यायी। तो इसका भी जो सही जवाब है आप लोगों ने बिल्कुल बता दिया कि अष्टाध्यायी जो है वो क्या है, संस्कृत व्याकरण की बुक है, पाली भाषा का व्याकरण नहीं है। तो इस विकल्प के माध्यम से आपको पता भी चल गया कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो पाली भाषा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। हमें सुमेलित बताना है कि कौन नहीं है। एक तरफ रचनाओं का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनके रचनाकारों का नाम है। तो इसमें से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा कि जो सुमेलित नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब क्या हैं,
सुमेलित हैं। तो महाभाष्य कपिल का न होकर किसका है? पतंजलि का है। तो आप लोग जानते होंगे अच्छे से। तो इसी तरीके से आप थोड़ा सा विकल्प को ध्यान में रखकर भी आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पाली भाषा के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। सुनीति कुमार चटर्जी, पाली को क्या उन्होंने कहा था? मध्य देश की बोली। देवेंद्र नाथ शर्मा, दिल्ली के आसपास का भूभाग इसको बताया। उदय नारायण तिवारी, मध्य देश की बोली। राहुल साकृत्यायन, इसको मगध कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो सुनीति कुमार चटर्जी ने इसे मध्य देश की बोली कहा है, बिल्कुल सही है। देवेंद्र नाथ शर्मा ने दिल्ली के आसपास का नहीं बल्कि यहाँ पर मथुरा होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में दिल्ली दिया गया है, ये क्या है? गलत है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब सही है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी सुमेलित से संबंधित ही प्रश्न आया हुआ है कि सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है नामी साधु, ये एक तरीके से विद्वान है। काव्य अलंकार की टीका, वाक्पति, गौड़ बहो, प्राकृत सर्वस्य, मार्कंडे, षड भाषा चंद्रिका, लक्ष्मी नारायण। तो इसमें से सुमेलित नहीं है हमें बताना है। तो ऊपर के तीनों जो ऑप्शन हैं वो सुमेलित हैं। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण न होकर लक्ष्मी धर ने लिखा है षड भाषा चंद्रिका। तो ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है ताकि आप भाषा विद्वानों की बुक्स के बारे में भी जान पाएँ कि कौन क्या लिखा हुआ है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है प्राकृत सर्वस्य किसकी रचना है, या फिर वाक्पतिराज ने गौड़ बहो लिखा, षड भाषा चंद्रिका, इस टाइप से। ठीक है, अगला प्रश्न है कुछ पारिभाषिक शब्द दिए गए हैं, बल्कि परिभाषा दी गई है प्राकृत भाषा को लेकर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कठिन लग सकता है कि नामी साधु ने परिभाषा दी प्रकृति तत्र भव सेव वा प्राकृतम। हेमचंद्र ने कहा प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगत्वा प्राकृतम। कई बार ये प्रश्न आपको अनुवाद करने के लिए आ जाता है कि इसका सही अनुवाद क्या है। तो इसलिए इसको बिल्कुल आप गंभीरता से इस क्वेश्चन को लेंगे, ये इंपॉर्टेंट करके अपने दिमाग में रख लीजिए। और मार्कंडे ने कहा प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम प्राकृत मुच्यते। तो जैसे ही आपने ऊपर देखा कि भाषा विज्ञान की परिभाषा को लेकर लगभग सिमिलरिटी दिख रही थी, यहाँ पर भी कुछ वैसे ही है, लेकिन फिर भी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी जो है वो क्या है? सुमेलित नहीं है। इसको दिया है लक्ष्मीधर ने, जबकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये पाणिनि का है। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बाकी ऊपर के जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या हैं? सही हैं। अगला प्रश्न है प्राकृत संजीवनी के लेखक हैं। प्राकृत भाषा से संबंधित यहाँ पर सवाल एक पूछा जा रहा है कि प्राकृत संजीवनी के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया वासुदेव, लक्ष्मीधर, सिंह देवमणि, हेमचंद। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए वासुदेव। यही प्रश्न अगर फाइनल एग्जाम में आ जाएगा तो आप सभी के लिए बहुत कठिन सा हो जाएगा, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है वासुदेव। अगला प्रश्न है साहित्यिक प्राकृत किसे कहते हैं? साहित्यिक प्राकृत किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया गया प्रथम प्राकृत को, द्वितीय प्राकृत को, तृतीय प्राकृत को, चतुर्थ प्राकृत को। तो प्राकृत तो तीन ही इसके भेद हैं, यह ऑप्शन में ऐसे ही दिया गया है। तो किसको कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, क्योंकि कुछ जो भाषा या बोली होती हैं वो बोलचाल के में प्रयोग की जाती हैं, कुछ होती हैं जो कि साहित्यिक रूप से होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपने पढ़ा होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास दोनों अवधि का प्रयोग करते थे, लेकिन दोनों के अवधि में क्या है? अंतर है। कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा उसको, कि एक की ग्रामीण अवधि या दूसरे की साहित्यिक अवधि के रूप में जानी जाती है। ठीक वैसे यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया था। अगला प्रश्न है प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम विचार किया गया है। जब भी प्राकृत भाषाओं की चर्चा की जाती है तो किस ग्रंथ में इन पर विचार किया गया है? ऑप्शन दिया गया है नाट्यशास्त्र, महाभाष्य, अष्टाध्यायी, प्राकृत विचार। तो इसका जो सही जवाब है कि नाट्यशास्त्र में प्राकृत भाषाओं के विषय में सबसे पहले विचार किया गया है। ऑप्शन
ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है आपको बताना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक तरफ लेखक का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ रचना का नाम दिया गया है। वररुचि प्राकृत प्रकाश, हेमचंद्र प्राकृत व्याकरण, मार्कंडेय प्राकृत सर्वस्व, वाक्पदी भरत मुनि। तो इसका जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी जो है वो क्या है, सुमेलित नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो सब सुमेलित हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि भरत मुनि के जगह पर नाम होना चाहिए था भर्तृहरि। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में लोग शब्दों को याद करते हैं कि ऐसे लिखा गया था। कई बार हमने देखा है कि जो परीक्षार्थी होते हैं वो बोलते हैं कि इसी टाइप का लिखा था और मैंने उसको देखा था लेकिन समझा नहीं था। तो भरत मुनि से ही बल्कि भर्तृहरि से ही मिलता जुलता मैंने ऑप्शन दिया ताकि आपको लगे कि हो सकता है कि भरत मुनि ने ही लिखा होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्राकृत भाषा के भेदों के संदर्भ में सत्य है। प्राकृत और अपभ्रंश के कई भेद किए गए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सत्य है, सत्य नहीं है, ये वाला प्रश्न नहीं बल्कि सत्य पूछा जा रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वररुचि ने 4, हेमचंद ने 2, मार्कंडेय ने 2 और नामवर सिंह ने 2। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन ए क्या है, वररुचि ने 4 भेद किए थे प्राकृत के, और बाकी जितने ऑप्शन दिए गए हैं वो सब गलत हैं। अगला जो प्रश्न काफ़ी जाना माना है और इस प्रश्न को देखकर आप लोगों ने तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा, का पाणिनि कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है वासुदेव, लक्ष्मीधर, सिंह देवमणि, हेमचंद। तो प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तुरंत आप लोगों के दिमाग में ये आ गया होगा कि हेमचंद जो थे उनको प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, और इन्होंने और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया भाषा विज्ञान में भी और साहित्य के क्षेत्र में भी। आदिकाल में इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न है हेमचंद्र की चूलिका पैसाची को किसने भूत भाषा कहा है? ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि भूत भाषा, आपने भाषा तो पढ़ा होगा लेकिन भूत भाषा किसने कहा? वो भी हेमचंद्र की चूलिका पैसाची को। पैसाची का जिक्र हमने इससे पहले दर्द भाषा के संदर्भ में किया था। तो भूत भाषा किसने कहा था? सही जवाब है ऑप्शन सी, दंडी ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है शौरसेनी के संदर्भ में सही है। शौरसेनी अपभ्रंश का नाम आपने सुना होगा, उस पर कई भाषाएं निकली हुई हैं शौरसेनी अपभ्रंश से, तो उसके संदर्भ में सही है। यह प्राकृत मूलतः सूरसेन या मथुरा के आसपास में बोली जाती है। पीशेल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ। शौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। उपयुक्त सभी, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर के तीनों जो ऑप्शन है वो क्या कह रहे हैं अगर सही हैं तो। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको माना जाता है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की कड़ी के रूप में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, अपभ्रंश को माना जाता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी के रूप में। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है भर्तृहरि के वाक्पदीयम के अनुसार सर्वप्रथम किसने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी थी? कई बार अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ है इससे संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसने इसका जो अर्थ निकाला संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों के रूप में। तो ऑप्शन दिया गया है भरत, पाणिनि, ब्याडी, पतंजलि। तो ब्याडी नाम के एक विद्वान थे जिन्होंने कि अपभ्रंश को इन नामों से पुकारा हुआ है जो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है। तो ब्याडी को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 2 प्रश्न हैं जो कि मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों के जो आंसर हैं वो सब अलग हैं। पूछा जा रहा है कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग कहाँ पर मिलता है? भरत के नाट्यशास्त्र में, पतंजलि के महाभाष्य में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में, भामा के काव्य अलंकार में। तो इसका प्रामाणिक प्रयोग कहाँ पर मिलता है? क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही जवाब है वो है पतंजलि के महाभाष्य में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि महाभाष्य में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है
अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण मिलते हैं? किस ग्रंथ में अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण मिलते हैं? ऊपर पूछा गया था कि प्रामाणिक प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर है, लेकिन अब उदाहरण के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है नाट्यशास्त्र में, अध्याय में, काव्य अलंकार में। तो यहाँ पर जो इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, कि नाट्यशास्त्र में सबसे प्राचीन उदाहरण यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, कुछ है कि टीजीटी पीजीटी में भी इतना ही डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप जानते हैं कि बदलते हुए पैटर्न में किसी भी परीक्षा के बारे में कुछ कहना एक तरीके से अनुमान ही हो सकता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से हम यहाँ पर तैयारी करेंगे, बाकी आप क्वेश्चंस के आधार पर देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग के वाद विवाद में सुमेलित नहीं है। अपभ्रंश का प्रयोग कब हुआ, पहली बार कब हुआ, इसको लेकर काफ़ी वाद विवाद है। भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी ने कहा कि चंड नामक कवि के यहाँ मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धारसेन द्वितीय में माना। भामा ने काव्य अलंकार में इसका प्रयोग माना। और कामता प्रसाद गुरु ने अपभ्रंश को अड़ भाषा कहा है। तो इसमें से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब है कि ये सुमेलित नहीं है। अपभ्रंश को अड़ भाषा किसने कहा था, इसका जो सही जवाब है वो है किशोरी दास वाजपेयी ने कहा था। और यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है, कामता प्रसाद गुरु का, कि कामता प्रसाद गुरु ने अड़ भाषा कहा है अपभ्रंश को। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। हो सकता है कि आपने किताबों को पढ़ा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर के बाद जब आप दोबारा किताबें पढ़ेंगे तो चीज़ें और क्लियर आपके दिमाग में बैठेंगी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को आभीर किसने कहा है? अभी ऊपर आया था पैशाची को भूत भाषा कहा था, और यहाँ पर अपभ्रंश को आभीर किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया भाम, भरत, भाम, दंडी, पाणिनि। तो उस जमाने में दंडी जो थे वो काव्य शास्त्र में भी काफ़ी काम करते थे, और भाषा विज्ञान में भी उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। देख रहे हैं बीच बीच में दंडी यहाँ पर आ रहे हैं। इसका भी सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, दंडी। अगला प्रश्न है, विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश के निम्नलिखित भेद बताए हैं। जब भी भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो अपभ्रंश के मुख्य रूप से 7 भेदों पर चर्चा की जाती है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसको अपने हिसाब से बताया हुआ है। तो मार्कंडे ने 3, याकोबी ने 4, तांगरे नाम के एक विद्वान है उन्होंने 3, नामवर सिंह ने 2 भेद किए हैं। तो यहाँ पर भेदों के नाम भी लिखे हुए हैं। तो थोड़ा सा ये डीपली प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सुमेलित नहीं है ये हमें बताना था। सही जवाब इसका ऑप्शन डी। नामवर सिंह ने 2 भेद तो किए हैं, लेकिन उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी अपभ्रंश नाम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, उत्तरी और दक्षिणी, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी नामवर सिंह की एक बुक भी है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी है। बिल्कुल इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा की विशेषता में सही नहीं है। अपभ्रंश भाषा की विशेषताओं की चर्चा करें तो उसमें से सही नहीं है। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। अपभ्रंश संयोगात्मक है। अपभ्रंश में 2 वचन और 2 ही लिंग मिलते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप है। तो इसमें से सही नहीं है, हमें बताना है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है, गलत है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब सही हैं। अपभ्रंश हिंदी की तरह ही क्या है, वियोगात्मक है। इस चीज़ को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। संयोगात्मक भाषा के अंतर्गत ये नहीं आती है। अगला प्रश्न है, किसने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच कड़ी को अवहट्ट कहा है? यानी कि ऊपर में अपभ्रंश को कहा गया था कि मध्यकालीन और आधुनिक में पुल का काम करती है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपभ्रंश और आधुनिक के बीच में अवहट्ट जो है वो कड़ी का काम करती है। किसने कहा? ऑप्शन दिया गया रामविलास शर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, देवेंद्र नाथ शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, सुनीति कुमार चटर्जी। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन और हैं। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन दिया गया ज्योतिश्वर ठाकुर, दामोदर शर्मा, पतंजलि, भरत मुनि। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए 65 का, कि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में सबसे पहले अवहट्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे भी
आपने विद्यापति का भी एक कोटेशन पढ़ा होगा, देसिल बयाना सब जन मिठा तय तैसन अवहट्टा। कई बार परीक्षाओं में ये भी कोटेशन पूछा गया है, तो इसको भी बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? अभी यूपी हायर एजुकेशन का एग्जाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न आया हुआ था। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन दिया गया हार्नले, विलियम जोन्स, ग्रियर्सन, भोलानाथ तिवारी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 66, क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब है ऑप्शन ए। हार्नले ने सबसे पहले आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया है, और इसके बाद ढेर सारे लोगों ने वर्गीकरण किया है, जिसमें कि सुनीति कुमार चटर्जी, ग्रियर्सन, हरदेव बहारी। ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी के संदर्भ में सही नहीं है। पश्चिमी हिंदी के संदर्भ में सही नहीं है। आकार बहुला और ओकार बहुला उपवर्ग है इसके। भोलानाथ तिवारी इसके दो बोलियों ताजबेकी और निमाड़ी को माना है। खड़ी बोली ब्रजभाषा बुंदेली इसकी प्रमुख बोलियां हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इसकी प्रमुख बोलियां हैं। तो इसमें से सही नहीं है ये हमें बताना है, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है, गलत है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब सही हैं। तो उम्मीद है कि अभ्यास सेट का जो पैटर्न है और यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है उसके पैटर्न को ध्यान में रख के पूरा क्वेश्चन बनाया गया है, ताकि आपका थ्योरेटिकल भी तैयार हो और ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो। अगला प्रश्न है, सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं जुड़ी है। जब आप भाषा विज्ञान की किताब पढ़ेंगे तो इसमें सौरसेनी अपभ्रंश से कई भाषाओं का उद्भव हुआ है, जिसमें हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिया गया पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पूर्वी हिंदी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, जो कि सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं है। बाकी जितने भी ऊपर आपको हिंदी दिखाई दे रही हैं वो सब सौरसेनी से जुड़ी हुई हैं। तो हो सकता है कि क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाए तो भी आप इसका सही जवाब देंगे। पूर्वी हिंदी मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थानी हिंदी नहीं है। प्रश्न देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जब यही फाइनल एग्जाम में आएगा तो ये आपके लिए पहाड़ से कम नहीं होगा। ऑप्शन दिया गया है मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, मगही। तो कौन सा जो है इसमें राजस्थानी हिंदी नहीं है? सही जवाब आप लोगों ने बता दिया कि मगही जो है वो राजस्थानी हिंदी में नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, अभी धैर्य बनाकर रखिए, छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे 8-10 क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। हो सकता है कि कोई एक सवाल आपका मिस हो जाए, वही फाइनल एग्जाम में आ जाए, तो फिर बार बार आपको कहना पड़ेगा कि हम अंत तक नहीं रहे। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी नहीं है। ऑप्शन दिया गया अवधी, बघेली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसका जो सही जवाब है, कन्फ्यूजन में नहीं, इसका जो सही जवाब है आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बताया कि बुंदेली जो है वो पूर्वी हिंदी में नहीं है। बाकी जितने भी इसमें दिया गया सब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी नहीं है। निम्नलिखित में से बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन दिया गया भोजपुरी, मगही, मैथिली, संथाली। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 71 का डी, संथाली इसके अंतर्गत नहीं है। बाकी जितनी भी ऊपर दी गई हैं सब बिहारी हिंदी के अंतर्गत हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। और जितना भी मैंने ऑप्शन लिया है सब परीक्षाओं में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पूछे जा चुके हैं। ब्रजभाषा अंतर्वेदी, अवधी बैसवाड़ी, बुंदेली बनाफरी, राजस्थानी खलटाही। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि राजस्थानी खलटाही दिया गया है, सुमेलित नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब सुमेलित हैं। और खलटाही आप जानते हैं कि वो छत्तीसगढ़ी से जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ठीक उसी पैटर्न पर आधारित है। कौरवी नाम दिया राहुल साकृत्यायन ने, ब्रजबुली ईश्वर चंद्र गुप्त ने, भोजपुरी डायमंड ने, राजस्थानी ग्रियर्सन ने। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ए सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। जो भोजपुरी है इसको डायमंड ने नहीं बल्कि रेमंड ने इसका नामकरण किया हुआ है। ध्यान में रखिए, जो भोजपुरी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं उसका नामकरण किया था रेमंड नाम का विद्वान। तो इस तरीके से प्रमुख रूप से जो बोलियां हैं और उसके कौन नामकरण करता है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी और भी बोलियां हैं जो कि
अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, यह अक्षरिक है। इसमें एक वर्ण के लिए एक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। इसमें सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का बताना है कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कि इसमें सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन गलत है, बाकी ऊपर के जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब सही हैं। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि में सुधार का प्रयास किसने नहीं किया है। ऑप्शन दिया गया है कि जब भी देवनागरी लिपि की बात की जाती है, नागरी लिपि की बात की जाती है, इसमें कई बार सुधार करने का प्रयास किया गया है। किसने नहीं किया है? ऑप्शन है तिलक, सावरकर बंधु, श्रीनिवास, रामचंद्र शुक्ल। किसने नहीं किया है? आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बताया कि ऑप्शन डी जो है वो गलत है। बाकी जितने भी नाम दिए गए हैं सब नागरी लिपि सुधार में कुछ न कुछ उन्होंने योगदान दिया है। तो पहली बार आप देख रहे हैं रामचंद्र शुक्ल का भाषा विज्ञान से थोड़ा सा यहाँ पर कटाव दिख रहा है। बाकी आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि सुधार समितियों में शामिल रहे हैं। सुधार को लेकर तमाम समितियां बनाई गई, उसमें कौन कौन शामिल रहे हैं? काका कालेलकर, आचार्य नरेंद्र देव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, कि जब भी नागरी लिपि सुधार समितियों की चर्चा की जाती है तो काका कालेलकर और आचार्य नरेंद्र देव दोनों का नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न है, कई बार ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में नागरी लिपि समिति का गठन किया था? ऑप्शन दिया गया है काका कालेलकर, आचार्य नरेंद्र देव या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है कि आचार्य नरेंद्र देव को यूपी गवर्नमेंट ने अध्यक्ष बनाया था। नागरी लिपि समिति का गठन किया गया था तो उसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी बी इसका सही जवाब है। ठीक है, ज़्यादा सवाल नहीं है, 2-4 और बचे हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि राजभाषा के संदर्भ में सही नहीं है। जब भी चर्चा की जाती है राजभाषा के संदर्भ में सही नहीं है। 14 सितंबर 1949, अनुच्छेद 343 से 351, भाग 17, अभी तक 2 संशोधन हुए हैं। तो राजभाषा की जब चर्चा की जाती है तो ऊपर के जितने तीनों ऑप्शन हैं वो क्या है? सही हैं। बाकी जो चौथा ऑप्शन है बताया जा रहा है कि अभी तक 2 संशोधन हुए हैं, लेकिन अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? 3 संशोधन हुए हैं। 1967 में हुआ, फिर 92 में हुआ, फिर 2003 में संशोधन करके शुरू में 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं राजभाषा के तौर पर। तो ये ऑप्शन जो था क्रिएटिव ढंग का था, आपको भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 343 जिसमें राजभाषा हिंदी व लिपि की बात की गई है, अनुच्छेद 344 जिसमें राजभाषा आयोग का गठन, अनुच्छेद 348 न्यायालय संबंधी, अनुच्छेद 349 हिंदी का प्रसार व विकास से संबंधित है। तो सुमेलित नहीं है। तो आप लोगों ने बिल्कुल बढ़िया से पढ़ा हुआ है राजभाषा हिंदी के अनुच्छेदों को, क्या क्या उसमें कहा गया है। सही जवाब है ऑप्शन डी। 349 में नहीं है, बल्कि ये 391 अनुच्छेद में ये सब कहा गया है। अगला प्रश्न है कि गुलाब, चश्मा, तमाशा, किशमिश किस भाषा के शब्द हैं? क्योंकि जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जाएंगे तो 1-2 क्वेश्चन भाषा से संबंधित जरूर रहेंगे, वो भी विदेशी शब्दों से। और विदेशी भाषाओं पर हमने एक वीडियो लेक्चर भी बनाया है कि कैसे याद करना है, कौन कौन से शब्द जो हैं वो विदेशी भाषाओं के अंतर्गत आते हैं। ये टीजीटी पीजीटी की दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गुलाब, चश्मा, तमाशा ये सब फारसी भाषा से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, औरत, किताब, हैजा और शराब किस भाषा के शब्द हैं? तो हो सकता है कि ये शब्द जो हैं सिंगल रूप में भी आ जाएं और इस तरीके से भी आए जैसा कि यहाँ पर प्रश्न आपको दिख रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, अरबी भाषा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का सही जवाब हो गया बी। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आलमारी, काजू, चाबी, तंबाकू, तौलिया, बाल्टी। मैंने ऐसे शब्दों का चयन किया हुआ है जो कि प्रायः आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते रहते हैं। तो ध्यान में रखना चाहिए कि ये शब्द हम हिंदी में बहुत धड़ल्ले से बोलते हैं, लेकिन आखिरकार हैं किस भाषा के? तो सही जवाब है ये है पुर्तगाली। अभी आप किसी से बताएंगे कि ये पुर्तगाली है तो वो नहीं विश्वास करेगा, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश पर समय समय पर अलग अलग शासन रहे हैं, तो
उन्होंने अपने भी कुछ शब्दों को यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। चाय चीनी शब्द है, रिक्शा जापानी है, रिपोर्टाज फ्रेंच है, अंग्रेज अंग्रेजी है। ये ऐसा प्रश्न है कि लगातार ये परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है और इसमें से हमें याद भी रखना है कि कौन किस भाषा का शब्द है। सही जवाब इसमें ऑप्शन डी जो है वो क्या है, गलत है, सुमेलित है, नहीं है। इसका मतलब है कि चाय जो शब्द है वो चीनी का है, रिक्शा शब्द जापानी का है, रिपोर्टाज फ्रेंच का है, अंग्रेज शब्द जो है वो अंग्रेजी का ना नहीं है, बल्कि अंग्रेज शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन क्या हो गया, डी गलत है। ऐसे लग रहा हो कि अंग्रेज अंग्रेजी का, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, कैंची चाकू चम्मच तोप तमंचा किस भाषा के शब्द हैं? शब्दों पर ध्यान दीजिए। हथियारनुमा जो भी शब्द ज़्यादातर यूज किए जाते हैं वो सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगर क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं कि लगातार आप अपने दैनिक जीवन में चम्मच का प्रयोग, चाकू का प्रयोग, कैंची का प्रयोग करते ही हैं। तोप तमंचा लेकर भी कुछ लोग चलते हैं, तो ये सब तुर्की भाषा से जुड़े हुए हैं। और आज का जो आखिरी प्रश्न है, तुरूप और बम किस भाषा के शब्द हैं? फारसी, अरबी, तुर्की, डच। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी सही है कि तुरूप और बम जो शब्द है यहाँ पर वो डच भाषा का शब्द है। तो आज के वीडियो लेक्चर में अभ्यास सेट में हमने कुल 85 सवालों पर चर्चा किया और उम्मीद है कि यूनिट 1 लगभग 90 से 95% हमने कवर कर लिया है। कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं जिसमें कि वाक्य इत्यादि, हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ अभी इसमें प्रश्न बचे हुए हैं जो कि अगली कड़ी में आते रहेंगे। तो आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी अपने दोस्तों के बारे में भी बताएं, ठीक है। और लगातार जो भी पुराने वीडियोज़ हैं उनको देखते रहें और निश्चित तौर पर उनको सफलता मिलेगी। आप बिल्कुल कन्फ्यूज न रहें कि ये चैनल आपके किस परीक्षा के दृष्टिकोण से है। यहाँ आप टीजीटी, पीजीटी, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं उतना आपको यहाँ पर मिल सकता है। बाकी आप लोग कंटेंट के ऊपर विश्वास कीजिए। आप लोग इतना समझदार हैं कि जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उसके सिलेबस को देखिए और फिर अपनी तैयारी कीजिए और चैनल पर जितनी चीज़ें हैं उनको मिलान कीजिए कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड।